सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी को राधे राधे। सभी को जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सायंकालीन राधे राधे। हाँ, आज क्लास लेट थी। मैंने सुबह आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि आज कुछ प्रोग्राम है, तो इस वजह से कोई ना कोई क्लास आज जो है वो डिस्टर्ब होने वाली थी। या तो 12 बजे वाली होती या फिर शाम वाली होती। तो 12 बजे वाली अपने सही समय पे हो गई, तो ये वाली क्लास जो है वो डिस्टर्ब हो गई। चलो कोई बात नहीं, कुल मिला के हमारी जो क्लास है वो नहीं रुकनी चाहिए, हमारी क्लास होनी चाहिए, है ना। टाइम तो परेशानियां समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन मैन है कि हमारी क्लास नहीं रुकनी चाहिए। इस टाइम नहीं तो इस टाइम से ही, है ना। पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। बढ़िया, अच्छा है। कोर्स आपका चेंज दिखा रहे, तो नए सिरे से नई नई चीजें देखने को मिलेगी। आज हम बहुत ही कमाल की चीज पढ़ने वाले हैं, मजा लीजिएगा। वो है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव। पहले तत्समक को जमाएंगे, पहले तत्समक को बताएंगे और फिर प्रतिलोम को। तो पहले देखो तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट हिंदी में बोलते हैं तत्समक अवयव। ये मेन चीज होती है किसी ग्रुप के अंदर। जब आप ग्रुप पढ़ेंगे, जब ग्रुप आगे आएगा, तो सबसे सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है, जो ग्रुप का केंद्र होता है, एक तरह से, जो ग्रुप का मेन मुख्य मुख्य अवयव जो होता है, वो तत्समक अवयव होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, सबसे जरूरी। ठीक है ना, सबसे जरूरी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, पहले बाय डेफिनेशन समझिए, फिर बात करते हैं। बाय डेफिनेशन ये कहता है, बाय डेफिनेशन परिभाषा ये कहती है कि आपका जो समुच्चय है, आपका जो जो भी समुच्चय है, वो ए है, बी है, सी है, जो भी समुच्चय हो, उसमें एक अवयव, एक एलिमेंट ई ऐसा होना चाहिए। एक एलिमेंट ई जो है वो आपके समुच्चय में ही होना चाहिए। पहली शर्त तो ये होगी कि वो समुच्चय का ही बंदा हो। एक बात इस प्रकार हो कि इस प्रकार हो कि अगर मैं ए ई की संक्रिया ए के साथ करूं, अच्छा ए कौन है अभी बात करते हैं, या फिर मैं ए की संक्रिया ई के साथ करूं, ए को आगे रखूं, ई को पीछे रखूं, ई को आगे रख के मैं ए के साथ संक्रिया करूं, और ए को आगे रखकर ई के साथ संक्रिया करूं, दोनों ही केस में मुझे ए वापस मिले। दोनों ही केस में मुझे ए वापस मिले। ए कौन है? ए कौन है? ए ग्रुप के सभी अवयव हैं, सभी अवयव, बारी बारी से। एक जो आपका समुच्चय है उसके सभी अवयव ए। मतलब एक बार पहला ले लिया, सारे अवयव एक साथ तो लो नहीं सकते, एक साथ तो ले नहीं सकते, एक बार पहला ले लिया, चेक कर लिया, सत्य
फिर दूसरा लिया, फिर चेक किया, हो गया, तीसरा लिया, चौथा लिया, पांचवा लिया, छठा लिया। जितने भी आपके समुच्चय के पास अवयव है, बारी बारी से आपको यह बात सबके साथ चेक करनी है, सबके साथ, सब 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 और सबके साथ। ये ई जो है, नंबर एक, पहली शर्त तो ये है, नंबर वन शर्त तो ये है कि वो जो ई है वो आपके जी का ही अवयव होना चाहिए, आपके जी का ही अवयव होना चाहिए, बाहर का कोई नहीं चलेगा। आपका जो समुच्चय है उसके अंदर का ही अवयव हो। तो हमें कैसे पता चलेगा अंदर का हो? तो एक काम करो, पहले आप निकाल लो, पहले आप ई को निकाल लो और फिर देख लो कि वो समुच्चय में है या नहीं। ये तो कर सकते हो, है ना? तो ऐसे कर लेंगे हम, पहले निकाल लेंगे, पहले हम अवयव को निकाल लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, यहां से पहले हम इस चीज को अप्लाई करेंगे, इस तरीके से हम पहले ई निकालेंगे, ऐसा अवयव ई निकालेंगे कि उसे आगे रखकर एक के साथ संक्रिया करा के वापस एक ऐसे लाया जाए। ऐसा कौन है जो ई, ऐसा कौन ई है, ई का मतलब सिर्फ अवयव है, कोई अवयव है, आपको वो निकालना है। ई कोई अवयव है जिसको आपको दी गई संक्रिया, जो भी दी गई संक्रिया है, वो गुणा भाग जोड़ बाकी जो भी है, उस संक्रिया के तहत हमें ए बनाना है, वापस ए आ जाना चाहिए। संक्रिया ई के साथ ए संक्रिया करे और वापस ए ही आ जाए, ऐसा ई कौन है ये पता करना है। पहले आप इधर से ए पता करेंगे। इस केस में हम इसको बोलते हैं लेफ्ट आइडेंटिटी, इसको कहेंगे लेफ्ट आइडेंटिटी, वाम तत्समक, वाम तत्समक। मतलब आप यहां देख सकते हैं ई जो है वो हमारे लेफ्ट में खड़ा है, ई हमारे लेफ्ट में खड़ा है, लेफ्ट में खड़ा है, तो ये जो ई की वैल्यू आएगी इसको वाम तत्समक या लेफ्ट आइडेंटिटी, वो लेफ्ट आइडेंटिटी पुकारा जाएगा। फिर आप इसी चीज को दोबारा उधर जाके फिर से सॉल्व करेंगे, दोबारा पुनः। अब इस बार इनको लेके सॉल्व करेंगे और यहां से भी ई वापस निकालेंगे, यहां से भी दोबारा ई निकालेंगे, यहां से दोबारा ई निकालेंगे। इसको आप राइट आइडेंटिटी बोलेंगे, क्योंकि देख सकते हो ई इस बार जो है वो आपका राइट साइड में है, इसको दक्षिण तत्समक कहते हैं, दक्षिण तत्समक कहते हैं, क्योंकि यहां देख सकते हो आपका जो ई है वो राइट साइड में है, सीधे हाथ की तरफ है आपका। अगर आप अपना मुंह इस तरफ करो तो आप देखेंगे ई राइट साइड, लेफ्ट साइड में है तो वाम तत्समक, ई अगर इधर है तो वाम तत्समक, इधर है तो दक्षिण तत्समक। तो कहाँ खड़ा है, आपके हाथ की पोजीशन में देखो, आपका हाथ जो है, आपका जो चेहरा है वो अपनी स्क्रीन के सामने, अपनी कॉपी के सामने करो, और अपनी कॉपी के सामने करने के बाद ई अगर इधर खड़ा है, लेफ्ट हैंड में खड़ा है तो वाम, राइट में खड़ा है तो दक्षिण। तो ऐसे नहीं है कि कॉपी ऐसे, कॉपी के ऐसे मुंह नहीं करना, कॉपी की तरफ मुंह करना, जो आपकी कॉपी है उसकी तरफ मुंह करिए। फिर अपने बायां हाथ, बायां उकलज, बायां तत्समक, दायां तत्समक। ठीक है, क्लियर है? और वैसे ऐसे देख सकते हो यहां से, इसे लेफ्ट कहते हैं, इस साइड को लेफ्ट कहा जाता है और इस साइड को राइट कहा जाता है। इधर से जब आते हो तो ये राइट कहलाती है। तो ई किधर खड़ा है, इधर खड़ा है लेफ्ट, उधर खड़ा है राइट। तो अब दोबारा से फिर से आते हैं, आपको ई यहां इधर से भी निकालना है, लेफ्ट वाला ई भी निकालना है, राइट वाला भी ई निकालना है। कई बार ऐसा होगा कि आपका लेफ्ट वाला ई राइट वाले ई से अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। लेफ्ट वाला ई कुछ और आ रहा है, राइट वाला ई कुछ और आ रहा है। उस केस में आप कह देंगे कि तत्समक विद्यमान नहीं है, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट और राइट अलग अलग नहीं हो सकते। क्योंकि अगर दो अलग अलग हुए तो किसे सही मानेंगे और किसे गलत मानेंगे, वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। उस कंफ्यूजन में हम नहीं फंसना चाहते। हम क्यों लड़ाई में फंसे, कौन सही कौन गलत, दोनों बराबर आएंगे, पहले तो आएंगे। कई केस में ऐसा होगा कि आपका लेफ्ट, लेफ्ट जो है वो आ जाएगा, राइट आएगा ही नहीं, ई निकलेगा ही नहीं, राइट वाला ई निकलेगा ही नहीं। और कई बार ऐसा होगा कि राइट वाला निकल रहा है, लेफ्ट वाला निकल ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। कई बार ऐसा होगा दोनों ही नहीं आ रहे, कई बार ऐसा होगा दोनों आ रहे हैं लेकिन अलग अलग आ रहे हैं। और एक केस ऐसा जो सबसे एप्रोप्रिएट है, जो हमारे काम का है, दोनों ही आए, स्वागत है दोनों का, और बराबर आए, बस यही हमारी मंगल कामना है कि दोनों आए,
बराबर आए, बस उस केस में हम तत्समक को तत्समक बोलेंगे, अदरवाइज सब केस में रिजेक्शन। मतलब इधर ये आ गया यार, वो नहीं आया यार, वो आ गया यार, ये नहीं आया यार, दोनों आ गए, अलग अलग आ गए, सब रिजेक्ट, तत्समक नहीं माना जाएगा। सिर्फ एक ही केस में तत्समक माना जाएगा, जब आपका बायां तत्समक भी आए आए दायां भी आए और फिर बराबर भी आए, बायां भी आए, दायां भी आए और बराबर भी आए, तब हम कहेंगे कि तत्समक विद्यमान है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, तो तत्समक के लिए क्या आवश्यक हुआ? तत्समक के लिए क्या आवश्यक हुआ? दायां एवं बायां दोनों तत्समक विद्यमान हो, लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी दोनों ही आए, तथा बराबर। यह है काम की बात। ये हमारे काम की बात। याद रखना, अच्छी सी थोड़ी सी ड्राइंग भी बना दी है। काम की बात, पते की बात। काम की बात। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपका नेटवर्क खराब है, नेटवर्क साथ नहीं देता है, तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, कोई ही परेशानी नहीं है। अगर आप लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं, नेटवर्क खराब रहता है, तो आप लोग जब रिकॉर्डिंग सुबह आपको भी घंटे भर में मिल जाएगी। जैसे क्लास खत्म होगी उसके आधे घंटे घंटे भर में रिकॉर्डिंग आ जाती है, फिर आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, है ना। रिकॉर्डिंग क्लास भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरा सिर्फ मकसद हमेशा एक ही होता है, आप नियमित रहना, है ना। बस आप नियमित रहना। आपके और आपके सिलेक्शन के बीच में सिर्फ एक ही रोड़ा है, वो है अनियमितता, वो है अनियमितता। बस इसे मत आने देना, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, सब रोड़े हट जाएंगे। अगर आप नियमित हैं, अगर आप लगातार आ रहे हैं, तो कोई भी चीज आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकती, ये पक्का है। एक ही चीज है जो परेशान करेगी और जो 99.99% बच्चों को सिलेक्शन से रोकती है, वो है अनियमितता, बस। बाकी कोई भी दूसरा दुश्मन नहीं है, यही नियमित, यही प्रॉब्लम है, बस। बस आप अपने, है ना, मैंने जो कहा कि मैं ईमानदार हूं, पूरी क्लासेस लूंगा, ईमानदारी से लूंगा, आप भी ईमानदारी से क्लासेस लीजिए। लाइव ना ले सको, रिकॉर्डिंग लो, रिकॉर्डिंग लो, किसी भी बहाने से निकल मत जाना, बस टिके रहना। फिर देखो कमाल क्या होता है, फिर देखो कमाल क्या होता है। आज वापस बात करते हैं, इस पे आते हैं, तो दोबारा बात करते हैं काम की बात। हाँ, रेगुलरिटी करके देखो, मैं कहूँ जादू है ये जादू है। हाँ, बस मैं कह रहा हूँ एक चीज करके देख लो, ट्राई करके देखो। ये तो कम बचपन से पढ़ाया गया है यार, बेकार थोड़ी पढ़ाया गया। बचपन से कहा गया है कि रस्सी होती है, वो कितनी कमजोर होती है, वो एक जो कुएं का पत्थर होता है जो कि बहुत सील होता है ना, जो कितना मजबूत होता है, लेकिन उस पे से वो गुजरती है तो उस पे भी निशान डाल देती है। तो यही तो कमाल सिखाया गया कि ये एक ब्रह्मांड की एक बड़ी शक्ति है, नियमित होना। आर्मी ताकतवर क्यों है? क्योंकि वो नियमित है। हर चीज में नियमितता दिखा के देखो, देखो क्या कमाल करती है वो, है ना। जीनियस होने की जरूरत नहीं है आपको, जीनियस होने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नियमित होने की जरूरत है। एक बार नियमित हो जाओ और फिर देखो, 1 साल तक, है ना, फालतू बातें सोचना बंद कर दो, मैं कमजोर हूँ, मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, मुझको ये भी नहीं आता, और मुझको वो नहीं आता, और मेरे तो इतने सारे डाउट है। सबको एक बार साइड में छोड़कर 1 साल पढ़ के देख लो, बस 1 साल पढ़ के देख लो, और फिर देखना क्या होता है। चलो आ जाओ वापस इस पे आते हैं। तो पहली बात, आप लेफ्ट तत्समक निकालेंगे, राइट भी निकालेंगे, दोनों बराबर भी होने चाहिए। लेफ्ट होना ही चाहिए, लेफ्ट होना ही चाहिए, आशीष ने कह भी दिया। रस्सी आवत जावत सील पर पड़त निशान, रस्सी आवत जावत सील पे पड़त निशान, बिल्कुल सही है। और
अभ्यास करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत सील पर पड़त निशान। अरे वाह यार, चलो कमाल हो तुम लोग, पहले से तैयार रहते हो। मतलब सार यही है, बचपन में सिखाएगा ये, वो खरगोश वाली कछुए वाली कहानी सिखाएगी, बेकार नहीं है ये। आपको लगेगा धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र में मिच्योर होंगे आपको समझ में आएगा कि बचपन में जो कहानियां सुनाई गई थी वो कहानियां नहीं थी, वो जीवन का सच था। खरगोश और वाली सुनाई गई थी ना, कि खरगोश और जो कछुआ है, कछुआ जीत जाता है, मजाक नहीं है वो, सच है, सच है। अभी आपका सिलेक्शन में देख लेना, जब एग्जाम होते हैं उसके बाद देख लेना, जिनके सिलेक्शन होते हैं ना उसमें से कई ऐसे होते हैं जो कछुए होते हैं, खरगोश नहीं होते, लेकिन सिलेक्शन निकाल लेते हैं रट रट के। मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो कहते हैं सर हमें तो समझ में कम आता है, लेकिन लिख लिख के लिख लिख के लिख लिख के कॉपियां की कॉपियां भर भर के सिलेक्शन निकाल लेते हैं। समझ में नहीं आ रहा मत आ, रट के निकाल लूंगा। तो जुझारू हैं, समझ में आए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो रट के निकाल लूंगा, एग्जाम निकालूंगा। तो ये जिद होती है, ये अभ्यास होता है, ये आपकी नियमितता होती है जो बहुत कमाल करती है। और बहाने बना के कैसे निकल जाओ, सबसे आसान काम है। आज वापस इस पे आते हैं, तो आपको पहले लेफ्ट वाला तत्समक निकालना है। सुन लो क्रम, लेफ्ट निकालना नंबर 1, लाइन डाल देते हैं, नंबर 1 लेफ्ट निकालना है। नहीं निकले प्रक्रिया यहीं छोड़ दो, नहीं निकले प्रक्रिया, अगर नहीं निकलता है फिर क्या करोगे, नहीं निकल रहा है फिर आगे बढ़ के क्या करना है, पहले निकालो, निकलना चाहिए। टेस्ट 1 पास, टेस्ट 1 आपने लेफ्ट तत्समक निकाला, वो निकल गया, ठीक है। नहीं निकला, प्रक्रिया खत्म, बात खत्म, शटर डाउन, चलो कोई तत्समक नहीं है। फिर टेस्ट 2 राइट वाला निकालो। शुरुआत में धीरे धीरे करना, जल्दबाजी मत करना, गलतियां बहुत होती है इसके अंदर। शुरुआत में स्लो हो जाओ, एक बार फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे, बेसिक ठीक हो जाएंगे, फिर गाड़ी को 100 में भगाना, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत में 100 में मत भगाना, आप भी मरोगे और औरों को भी मारोगे। तो शुरुआत में मत करना, शुरुआत में स्लो रहो। टेस्ट 1 करना, टेस्ट 2 करना, हो गया। फिर टेस्ट 3, दोनों आने चाहिए, टेस्ट 3 में बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। टेस्ट 4 एक और है, एक और है, जो आ गया उसे जाके ये चेक करो कि क्या वो समुच्चय में है या नहीं है। टेस्ट 4, बस ये 4 चीजों के जवाब पॉजिटिव हैं, सबके जवाब यस हैं, तो तत्समक है, और वो है जो भी आया है, वरना नहीं है, वरना नहीं है। टेस्ट 1, जल्दबाजी मत करना, धीरे, जब गाड़ी चलाना सीखते हो तो स्लो चलाओ, आप भी सुरक्षित रहोगे, सामने वाले भी सुरक्षित रहेंगे। तो एक बार धीरे धीरे चलो, अपनी स्पीड बन जाएगी। एक बार कंसेप्ट पकड़ में आ गया, फिर आप गाड़ी को भगाना जितने मन में आए, लेकिन एक बार मत भगाना वरना फंस जाएंगे। टेस्ट 1 वाम तत्समक निकालो, टेस्ट 2 दक्षिण तत्समक निकालो, टेस्ट 3 दोनों को चेक करो बराबर आए या नहीं आए, टेस्ट 4 जो आया वो जी में है या नहीं है, बस ठीक है, कंफर्म हो गया, तत्समक है। एक भी स्टेप पे ना जवाब आता है, बात खत्म, एक पे भी ना आया, बात खत्म। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं, देखो जोड़ के लिए ट्राई करते हैं। मान लो संक्रिया हमारी जोड़ की है, ए संक्रिया बी है जोड़, ठीक है। मैं एक स्टेप करके दिखा रहा हूं आपको जिससे समझ में आ जाए। और मान लो ए और बी नेचुरल नंबर में हम चल रहे हैं, नेचुरल नंबरों में हम चल रहे हैं। एक बार नेचुरल नंबर का एग्जांपल लेते हैं, फिर और की भी एग्जांपल धीरे धीरे समझते जाएंगे, ठीक है। तो इस पे आ जाओ। सबसे पहले मैंने कहा था आप लेफ्ट वाला निकालो, लेफ्ट पे आओ। लेफ्ट क्या होता है, ई संक्रिया ए बराबर ए, ये है आपका लेफ्ट वाला, ई संक्रिया ए बराबर ए। फिर राइट वाला निकालेंगे, लेफ्ट होगा तो राइट निकालेंगे, वरना यही प्रक्रिया खत्म कर देंगे। संक्रिया कैसे काम कर रही है, संक्रिया कैसे काम कर रही है, दोनों जुड़ रहे हैं। संक्रिया कैसे काम कर रही है, दोनों जुड़ रहे हैं, दोनों जुड़ते हैं, यही फॉर्मूला होता है वाम का, ये फॉर्मूला है, ये आपके वाम तत्समक का लेफ्ट आइडेंटिटी का फॉर्मूला है। ये कुछ नहीं है, मैंने कहीं से उठाया नहीं है, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में मान रखो, ई संक्रिया ए, ई संक्रिया ए क्या आ जाएगा, ई प्लस ए आ जाएगा। तो ये आ गया आपका ई प्लस ए बराबर में
ए, ई बराबर ए माइनस ए, ई बराबर 0। अब आपका लेफ्ट तत्समक आया 0, टेस्ट 1 पास, लेफ्ट आ गया 0 आ गया, टेस्ट 1 क्लियर हो गया। टेस्ट 2, सेकंड टेस्ट, एक बार धीरे एक बार धीरे, शुरुआत में धीरे, जल्दबाजी नहीं, बहुत समय पड़ा है जल्दबाजी के लिए। तो ए बराबर ए संक्रिया ई, तो ये हो गया ए प्लस ई, क्योंकि संक्रिया में क्या है ए प्लस ई। ए को इधर ले आओ, ए माइनस ए बराबर ई, 0 आ गया। तो टेस्ट नंबर 2 भी पास हो गया। ये है आपकी लेफ्ट आइडेंटिटी, वो भी 0 आई है, राइट आइडेंटिटी वो भी 0 आई है, दोनों बराबर भी आई है, दोनों बराबर है। तो टेस्ट 3 भी पास हो गया। अब टेस्ट 4 पे चलो। टेस्ट 4 था कि क्या ये जो आया है क्या हमारे समुच्चय में है या नहीं है, क्या ये हमारे समुच्चय में है या नहीं है। तो जवाब है नहीं है। एन के पास 0 होता है क्या, नहीं होता। तो आंसर है इस संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान इस समुच्चय के लिए नहीं है। अजीब लगा, लेकिन जवाब क्या आया, नहीं है। आप सोचो निकल गया, ये हो गया, निकलने से नहीं होता। यही तो कॉम्प्लेक्स, ये जो आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पढ़ेंगे बहुत बारीकियां हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पसंद आ रहा है इसलिए वो सही है ना, नहीं है। तो आप कहेंगे इस एन समुच्चय और इस प्लस के लिए, ये जो एन संक्रिया है और ये जो प्लस की संक्रिया, एन समुच्चय है और ये जो प्लस की संक्रिया है, का तत्समक विद्यमान नहीं है, का तत्समक विद्यमान नहीं है। इसे आगे बढ़ाएं, अगर एन की बजाय डब्लू होता तो, अगर हम डब्लू लेते तो अब इतनी बात तो हम समझ गए हैं कि चीजें तो यही सब आती, चीजें तो यही सब होती, बस टेस्ट नंबर 4 इस बार पास हो जाता, इस बार टेस्ट 4 पास हो जाता, क्योंकि डब्लू में 0 भी होता है, डब्लू में 0 भी होता है, इस वजह से ये टेस्ट पास हो जाता और हमारा तत्समक विद्यमान हो जाता। तत्समक विद्यमान है। तो यहां पे धीमा चलना, जो पहले नहीं था वो अब है, तत्समक विद्यमान है। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 4 पास कर गया। अभी बात करेंगे क्यों निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं। पहले तो आप तत्समक अवयव समझिए, फिर हम बात बताएंगे कि ऐसा इसमें कमाल की बात क्या है, ऐसा क्या खास बात है। तो ये बात समझ में आ गई। अब एक बार माइनस के लिए वो ट्राई करते हैं, क्या माइनस, अच्छा ये डब्ल्यू प्लस के लिए हो गया, जेड प्लस इसमें तत्समक होता या नहीं होता, जेड प्लस में होता या नहीं होता, क्यू प्लस में होता या नहीं होता, आर प्लस में होता या नहीं होता, और सी प्लस में तत्समक होता या नहीं होता, क्योंकि इनमें और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बायां तत्समक 0 आता, दायां भी 0 आता, बराबर भी आता, बस दिक्कत ये होती कि समुच्चय में है या नहीं है। तो इन सारे समुच्चयों के पास 0 है, इसका मतलब तत्समक विद्यमान होता और वो 0 होता। तत्समक विद्यमान है और कितना है, 0 है। तत्समक विद्यमान है और 0 है। अब हम आगे चलते हैं, एक माइनस को ट्राई करते हैं। माइनस में दिक्कत आती है, माइनस में क्या परेशानी आती है वो देखो। माइनस का तत्समक निकालने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे, स्लो स्लो, जल्दबाजी नहीं। ए संक्रिया बी बराबर ए माइनस बी, समुच्चय मान लो नेचुरल नंबर है, या कोई और भी मान लेंगे, पहले एक बार नेचुरल नंबर ले लेते हैं।
ठीक है, ये आपका ए संक्रिया बी बराबर ए माइनस बी आ गया। ठीक है, ये संक्रिया है, हम इसके लिए तत्समक निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज, सबसे फर्स्ट बायां तत्समक लिख लो, चाहे लेफ्ट आइडेंटिटी। लेफ्ट आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या है? ई संक्रिया ए बराबर में ए, ई संक्रिया ए बराबर ए। तो क्या करना होगा आपको? आपको ई संक्रिया ए करना होगा। और हमारी संक्रिया कैसे काम करती है कि आप जो भी लेते हैं वो दोनों माइनस हो जाते हैं, वो दोनों माइनस हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा ई माइनस ए बराबर ए, ई माइनस ए बराबर ए। ठीक है, ई बराबर हुआ आपका 2a, ई बराबर 2a, ई बराबर 2a। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहूं कि इस लाइन में एक प्रॉब्लम है, मैं कहूं कि ये जो आंसर आया है, क्या ई आ गया या नहीं आया? क्या ये ई जो है ये आ गया या नहीं आया? और आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो क्यों नहीं आया? ई बराबर 2a आ गया, क्या ये आंसर है? क्या ये आंसर है? क्या ये आंसर मान्य होगा? अब क्या बोलेंगे, ई विद्यमान है या नहीं है? ई विद्यमान है या नहीं है? हाँ, इसमें क्या हुआ, हम फंस गए। क्या फंस गए? ये विद्यमान नहीं है। अजीब लगेगा, ये विद्यमान नहीं है। क्यों नहीं है विद्यमान? क्योंकि जैसे जैसे मैं ए का मान बदलूंगा ई बदलता जाएगा। और ई कोई 10-15 अवयव नहीं होते, ई एक अवयव होता है परिभाषा में। चलिए, परिभाषा में हमने क्या कहा था, पढ़ो, एक अवयव। ऐसे नहीं कहा था 50 अवयव, ऐसा नहीं कहा था 50 अवयव, ये नहीं लिखा था कि 50 अवयव या 100 अवयव, लिखा था एक अवयव। एक अवयव, कोई वो 4-5 नहीं होते, एक अवयव होता है, एक ही होना चाहिए। बहुत सारे होंगे तो उसको विद्यमान नहीं मान सकते। तो टेस्ट 1 फेल हो गया। क्यों नहीं आना? ऐसा नहीं ई का मान नहीं आ रहा, यही काफी। ई का मान अगर बहुत सारे आ रहे हैं तो वो भी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे नहीं हो सकते, ई सिर्फ इकलौता होता है। तो विद्यमान नहीं है, क्योंकि ई एक अवयव होता है। और यहां साफ दिख रहा है कि यहां तो ई ए के साथ बदल जाएगा। ए का मान 1 रखने पर 2 आ जाएगा, 2 रखने पर 4 आ जाएगा, 3 रखने पर 6 आ जाएगा। ये तो आता ही जाएगा, ये तो आता ही जाएगा। इसका मतलब है कि वाम तत्समक विद्यमान नहीं है, वाम तत्समक विद्यमान नहीं है। तो प्रक्रिया यहीं खत्म हो गई, बंद। आइडेंटिटी विद्यमान नहीं है। एक भी टेस्ट, 4 टेस्ट है, एक भी फेल हो गया, बात खत्म, आगे चेक नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है? चेक नहीं करना है, वो चाहे कितना भी हो। हाँ, अगर आप ऐसे ही चेक करना चाहते हो, भाई ये मत कहना मैं चेक करवा रहा हूँ, मैं नहीं चेक करवा रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ जहां पे भी टेस्ट कोई भी, कोई जरूरी नहीं है उसके बाद में आगे, है ना। जैसे अब आजकल एग्जाम होते हैं ना, कि हर सेक्शन को पास करना पड़ता है, एक सेक्शन में भी फेल हो गए तो बाद में चाहे पास होते रहो या मेरिट बनाते रहो, क्या फर्क पड़ता है ना। आजकल जैसे सेक्शन वाले हो गए, जैसे बैंक में होते हैं सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन में पास होना जरूरी है। एक भी सेक्शन में पास नहीं हुआ तो बचे हुए सेक्शन में मेरिट बनाते रहो, चाहे बचे हुए सेक्शन में आप चाहे जितनी मेरिट बनाओ, वो हो गया फेल। तो बस वही है, हर टेस्ट को पास करना पड़ेगा, हर टेस्ट को पास करना पड़ेगा। और ये पहले टेस्ट को ही पास नहीं कर पाया, अब चाहे आगे मेरिट में आ, चाहे बाद में फोटो छपे, क्या फर्क पड़ता है, बंदा तो फेल है। हाँ, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, अपनी इच्छा है, स्वैच्छिक है, आपकी इच्छा है। आप निकालना चाहोगे, नहीं हमारा मनोरंजन के लिए निकालना चाहते हैं तो आओ, स्वागत है आपका। बस लोड मत लेना, ये मत कह देना कि मैंने राइट आइडेंटिटी निकलवाई है, और कल कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सर लेफ्ट ही नहीं तो आपने राइट क्यों निकलवाई। सिर्फ मनोरंजन के लिए लिख दो यहाँ पे, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो, केवल ओनली फॉर एंटरटेनमेंट।
कृपया दर्शक इसे गंभीरता से ना ले, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए। तो जो आपकी राइट आइडेंटिटी है वो होती है ए बराबर ए संक्रिया ई। और ए संक्रिया ई हो जाएगा ए माइनस ई। ई आपका इधर आ गया और ए इधर आ गया, ई बराबर आ गया 0। मतलब विद्यमान तो है, विद्यमान तो है, लेकिन मैंने कहा ना मेरिट आता रहे क्या फर्क पड़ता है। अब भाई मेरिट में आ, क्या फर्क पड़ता है ना। तो वाम तत्समक आ तो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात वाम तत्समक आ रहा है, लेकिन आ रहा है, सिर्फ आना ही काफी नहीं है। आने के बाद में चलो हम मान लेते कि हम तत्समक नहीं ढूंढ रहे हैं, हम सिर्फ वाम तत्समक ढूंढ रहे हैं। कई बार सवाल घुमाने वाला पूछ ले कि वाम तत्समक बता दो, चलो कोई बात नहीं, या दक्षिण तत्समक है वो बता दो। ये दक्षिण हो गया, सॉरी वाम नहीं, दक्षिण है, राइट वाला हो गया ना। राइट को दक्षिण कहते हैं, राइट कहते हैं ना। तो राइट आइडेंटिटी जो है वो उसको भी चेक करवाना पड़ेगा समुच्चय में है, अगर समुच्चय में नहीं है तो फिर इसका क्या करेंगे, समुच्चय में तो होना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए सवाल ऐसे भी सिंपल होता कि भी तत्समक नहीं चाहिए, सिर्फ दक्षिण तत्समक निकाल दो, चलो कोई बात नहीं, दक्षिण तत्समक भी आना चाहिए और समुच्चय में ही आना चाहिए, समुच्चय में ही आना चाहिए। दुर्भाग्य से यह समुच्चय में नहीं है, तो हम कहेंगे कि दक्षिण तत्समक विद्यमान नहीं है, समुच्चय में ही होना चाहिए। सारा खेल तो समुच्चय के अंदर ही चल रहा है, सारा खेल समुच्चय के अंदर ही चल रहा है, सारा खेल समुच्चय के अंदर चल रहा है। तो जब समुच्चय में है ही नहीं तो फिर उसके होने का क्या मतलब है, तो भूत प्रेत हो गया फिर, तो सॉरी। हाँ, अगर आप जेड में बात करें या डब्ल्यू में बात करें तो मैं जगह दे सकता हूं, डब्ल्यू और जेड में, या यहां पर आप कह सकते हैं कि दक्षिण तत्समक विद्यमान है, वाम तो विद्यमान है नहीं, लेकिन दक्षिण तत्समक विद्यमान है। हाँ, अगर आपको खाली दक्षिण चाहिए तो ले जाओ। ये दक्षिण और ये वाम, ठीक है, दोनों माइनस आपके आगे, माइनस दक्षिण होगा, सिर्फ दक्षिण होगा। अगर पूछा तत्समक पूछा तो है ही नहीं, तत्समक तो है ही नहीं। हाँ, लेकिन कई छूट दे, लेकिन सही हमें तत्समक नहीं चाहिए, चलो दक्षिण तत्समक बता दो, तो भैया दक्षिण तत्समक है, वाम नहीं। कई बार थोड़ा छोटा दे दे तो, है ना, तो वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया ये कि माइनस के साथ क्या दिक्कत होती है, माइनस के पास एक साइड का होता है और एक साइड का होता नहीं है बेचारे के पास, इसलिए माइनस के पास तत्समक नहीं होता। यही अगर हम गुणा की बात करें तो आ जाओ, सॉरी, गुणा के लिए ए संक्रिया बी बराबर है ए बी, ए संक्रिया बी बराबर है ए बी, और फिर से नेचुरल नंबर के लिए ट्राई कर रहे हैं। ए संक्रिया बी बराबर ए बी, इसके लिए हम ट्राई करते हैं वही, फिर लेफ्ट चलते हैं फिर राइट चलते हैं, पहले लेफ्ट, लेफ्ट आइडेंटिटी, लेफ्ट आइडेंटिटी, ई संक्रिया ए बराबर ए, ठीक है। तो संक्रिया के हिसाब से गुणा हो जाएंगे, बराबर ए आ गया, ई बराबर
ए बटा ए हो गया, ए बटा ए हो गया 1 हो गया, ई बराबर 1 आ गया। चलो आपका जो लेफ्ट वाला है, आपका जो लेफ्ट वाला है वो विद्यमान हो गया। बधाइयो, टेस्ट 1 पास हुआ। राइट आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी। ए बराबर ए संक्रिया ई बराबर ए ई, ए बटा ए बराबर ई बराबर 1। भाई राइट भी विद्यमान है, लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है, बराबर है। तीसरा टेस्ट भी पास। अच्छा एक खुशखबरी और है कि बराबर ही नहीं है, साथ ही साथ ये एन में भी विद्यमान है। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं तत्समक अवयव घोषित होने के लिए। तो फाइनली एन गुणा का तत्समक अवयव आज से 1 होगा। तत्समक अवयव 1 होगा, आज से तत्समक अवयव 1 होगा। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया, ये चीजें समझ में आ गई। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? इसमें किसी को प्रॉब्लम है? ठीक है, चलो बढ़िया है। अब एक सवाल का छोटा सा जवाब दे दो। अगर मैं एन को हटाकर डब्लू कर दूं, मतलब हॉल नंबर कर दूं, संक्रिया गुणा ही रखूं, इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? अब बताओ, अगर मैं एन को हटा के डब्लू कर दूं, इस केस में विद्यमान होगा या नहीं होगा? तभी मैंने क्या कहा था इसके लिए कि इस बुक को जब आप पढ़ें तो अपनी स्पीड को आधा कर दें, 0.5 कर दें। ठीक है, अधिकतर इस बात को मानते कि विद्यमान होगा। जवाब है विद्यमान नहीं होगा, विद्यमान नहीं होगा। तभी मैंने कहा था स्लो हो जाओ, धीरे हो जाओ। विद्यमान नहीं होगा। क्यों विद्यमान नहीं होगा? क्योंकि जब आप W लेंगे तो W में 0 भी आएगा, 0 आएगा। और A जो है, A कौन है? A कौन है? A कौन है? A 1 2 3 होगा। A कौन है? A कौन कौन है? A सारे अवयव है। तो जब सारे अवयव लगाओगे, 1 लगाओगे तो ठीक है, 2 लगाओगे तो ठीक है, 3 पे भी ये ठीक है, 4 पे भी ये ठीक है। लेकिन जब 0 होगा तो इसका मतलब है ये तत्समक सबका है, सिर्फ 0 का नहीं है। तो क्या एक अवयव को छोड़ सकते हैं? हमारी परिभाषा पे चलते हैं, दोबारा परिभाषा पे आओ। क्या हमारी परिभाषा इस बात की छूट देती है कि भाई एक अवयव पे गड़बड़ हो रहा है, बाकी सब पे ठीक है? लेकिन यहाँ तो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है ऑल। ऑल का मतलब है एक को भी छूट नहीं दी जाएगी, जो तत्समक होगा वो सबका होगा, सबका। लेकिन 0 का तो नहीं है, वो 0 का नहीं है। तो 0 का नहीं है तो फिर वो नहीं है, बाकी सबका चाहे होता रहे। अगर एक भी अवयव छूटा
सुरक्षा चक्र टूटा। तो विद्यमान नहीं है। कहा ना, इसमें बहुत धीमा चलना पड़ेगा आपको, बहुत बारीकी है इसके अंदर। यहाँ रोड बहुत स्लीपी है, यहाँ रोड बहुत स्लीपी है, समझे? अब इसी वजह से अगर Z हो तो, Z हो तो Z हो तो विद्यमान नहीं होगा, क्योंकि फिर 0 पे डिफॉल्ट हो गया, फॉल्ट आ गया, तार टकरा गए। फिर Q में भी नहीं होगा, R में भी नहीं होगा। आज N के दिन आए हैं आज N के दिन आए हैं, बाकियों का दिन खराब चल रहे हैं, बाकियों के दिन खराब चल रहे हैं। और अभी जस्ट पीछे वाले, हाँ मैंने कहा था, क्या कह रहा था, मैंने कहा ना स्लो चलो, इसमें धीमा चलो। जब तक आप इसमें बहुत ठीक नहीं हो जाओ तब तक अपनी स्पीड मत बढ़ाना, क्योंकि बहुत बारीकियां हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, एक भी इधर से उधर हुई इतने में। देखिए ये कोई सवाल बहुत लंबा टाइम नहीं लेंगे आपका, गलती करने में भी बहुत कम समय लेंगे और सही होने में भी बहुत कम समय लेंगे। ये जो 10 सवाल अगर आते हैं ना, तो आप टोटल मिला के 1 से 1.5 मिनट में आप सारे 10 सवाल निपटा देंगे। ज्यादा जोर मारो तो 2 मिनट में, 2 मिनट में आप ये 10 सवाल निपटा दोगे। इतने से होते हैं ये लोग। अगर मान लो कोई तो वो निकालना नहीं दे, थोड़ा बड़ा ना दे, तो आराम से 2-3 मिनट, 2-3 मान लो, इससे ज्यादा नहीं होते। और गलती करने में भी इतना ही समय लगता है इनको, फटाफट हुआ, गलत हुआ, बात खत्म। विद्यमान है, हमने कह दिया हाँ है, बात खत्म। नहीं है, हाँ नहीं, इतने में सही गलत हो गया। बहुत बारीक डिफरेंस है इनके बीच में, तो ध्यान रखना। सावधान इंडिया। आगे बढ़े, चलो। हाँ सावधान, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। ये मैंने पहले आपको शुरुआत में याद है, मैंने आपको बताया था कि ये आपके मूलभूत है। ये आपको इतनी बार अपने आप को गलत साबित करवाएगी, इतनी बार गलत साबित कराएगी, आपको ये विश्वास उठ जाएगा कि मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ। एक बात तो कन्फर्म हो जाएगी, आपको समझ में आने लग जाएगा कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं। इसीलिए मैंने पहले ही आपको शुरू में भी कहा था, जब ग्रुप थ्योरी का इंट्रोडक्शन करवाया था, मैंने कहा था ये ब्रांच बहुत शानदार है, पूरे मन को साफ कर देती है, सारे जो वहम है वो सब मिटा देंगी, सारे वहम आपके निकाल देगी कि आप सही होते हैं। आपको लगता है कि हम ज्यादातर केस में सही होते हैं, यहाँ आपको महसूस होगा नहीं, छोटी छोटी चीजें मिस हो रही है, गड़बड़ हो रही है, छोटी छोटी चीजें मिस हो रही है। अब इस किताब को पूरा करने के बाद आप छोटी छोटी चीजों को लेकर काफी सीरियस हो जाएंगे। इस किताब का फायदा ये होता है, जब आप इस किताब को पढ़ लेते हैं और इस किताब के बाद में जब दुनिया में जाते हैं वापस से, तो आपको फर्क नजर आता है कि अब आप बहुत सीरियस हो गए हैं छोटी छोटी बातों को लेके। अब आप छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, अब आप हर छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। इस बुक का फायदा ये होता है, मॉडर्न अलजेब्रा का फायदा ये है कि इस किताब को पढ़ने के बाद आप बहुत समझदार हो जाते हैं, क्योंकि अब आप बारीकियों पे बहुत ध्यान देते हैं। आपको डर लगता है कि कहीं फिसल ना जाओ। ये भी हो रहा है ना, फीलिंग आ रही होगी कि ऐसी गलतियां होंगी यहाँ पे। चलो एक भाग का और ट्राई कर लेते हैं। भाग, नेचुरल नंबरों पे ही ट्राई कर लो, नेचुरल नंबरों में। तो 0 आएगा तभी तो 0/0 बनेगा, और 0/0 बनेगा तो ई का मान नहीं आएगा, ई का मान नहीं आएगा इसलिए विद्यमान नहीं है। तो ए संक्रिया बी बराबर हो गया आपका A/B है। इस बार देखिए कौन सा तत्समक होगा और कौन नहीं होगा, कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। 0 आएगा तभी तो गजेंद्र विद्यमान नहीं होगा, 0/0 आएगा। जिन जिन के पास 0 है उनमें विद्यमान नहीं है, जिन जिन में 0 है उनमें विद्यमान नहीं है। क्योंकि जैसे ही 0 आएगा, जैसे ही ए, इनके पास सबके पास 0 है और वही इनका सबसे बड़ा दुख है, इनके पास 0 है। जिनके पास 0 होगा वो 0/0 आ जाएगा। फिर ए का मान आप 0 रखोगे,
ए का मान 0 रखते ही 0/0 आ जाएगा, और 0/0 कुछ नहीं होता। यानी 0 के केस में आपका ई नहीं आ रहा है, आपका ई हर बार आ रहा है, सिर्फ 0 पे नहीं आ रहा। और 0 पे नहीं आ रहा है इसका मतलब है विद्यमान नहीं है, क्योंकि तत्समक सबका होता है ना। जैसे मालिक सबका होता है वैसे तत्समक सबका होता है। 0 का तत्समक है ही नहीं, 0 बेसहारा है, तो इसका मतलब है कि ये मालिक भी नहीं है। अगला इसमें हाँ, इस केस में पहले तो क्या आइडेंटिटी है तो सही, क्या आइडेंटिटी है तो सही, बराबर नहीं हो वो बात तो अलग है। क्या आइडेंटिटी है, क्या आइडेंटिटी विद्यमान है? लेफ्ट आइडेंटिटी बराबर होना तो बात की बात है, पहले दोनों हो तो सही, और मुझे लग रहा है दोनों है ही नहीं यहाँ पे। पहले लेफ्ट वाली निकाल के देख लो। ई संक्रिया ए बराबर ए, तो ये आ गया आपका ई बटा ए बराबर ए, ई बराबर आ गया आपका ए इंटू ए स्क्वायर। तो साफ दिखा रहा है कि विद्यमान ही नहीं है। ये तो ए के साथ साथ बदलता जाएगा, ए के साथ साथ बदलता जाएगा, इसका मतलब विद्यमान नहीं है। आपकी लेफ्ट आइडेंटिटी इस केस में नहीं है, आपकी लेफ्ट आइडेंटिटी इस केस में नहीं है, तो राइट है। सिर्फ मनोरंजन के लिए चेक कर रहे हैं, मामला तो यहीं खत्म हो गया। ठीक है, मामला तो यहीं खत्म हो चुका है। मुद्दा मामला सिर्फ मनोरंजन का है। ई बराबर 1 मतलब राइट आइडेंटिटी है, राइट है। और वो यहाँ है, तो n के पास भाग के लिए तत्समक नहीं है, तत्समक नहीं है। तत्समक नहीं है, लेकिन परंतु ये कौन सा है? दक्षिण तत्समक है। ग्रुप पे अभी हम आए नहीं है, ग्रुप पे तो हम बात करेंगे तब बात होगी, अभी हम ग्रुप पे आए नहीं है। जब ग्रुप में आएंगे तब बात करेंगे ग्रुप के बारे में, है ना। चलो आगे बढ़े, समझ में आ गया ये। अब थोड़े से जोड़ बाकी गुणा भाग से बाहर निकल के थोड़े से स्पेशल केस जो है वो ट्राई करते हैं, तो स्पेशल लेते हैं। इनमें क्या होता है, एक चीज ध्यान रखना, इनमें बहुत बारीकियां होती है, बहुत ज्यादा बारीकियां होती है। कई बार जो हम लोग पढ़ाते हैं हम लोग से भी मिस हो जाती है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीजें होती है, वो ध्यान देना, थोड़ा सा भी ध्यान स्लिप हुआ इतने में कहानी बिगड़ जाती है ना। ऐसा नहीं है कि टेंशन ना लेना, अगर आप ये सोचो कि आप लोग गलतियां करेंगे, हम लोग भी बहुत अच्छी गलती करते हैं, अच्छी खासी गलतियां करेंगे इनमें, क्योंकि इतना सा माइनर सा भी अगर नजर भटकी, दुर्घटना घटी। इनमें बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, चाहे आप कितनी भी अच्छा, मतलब आप ये सोचो कि भाई बहुत गहराई से पढ़ रहे हैं, या तो भी एक चीज अगर इधर उधर हो जाती है ना, इतने में आप गलती कर बैठते हैं, हल्का सा भी ध्यान भटका गलती होगी। ठीक है ना, तो ऐसा टेंशन ना लेना कि गलतियां हो रही है, गलतियां हो रही है, सही दिशा में हो रही है। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आगे
ए संक्रिया बी बराबर है ए बी बटा 4, और आपका जो समुच्चय है वो मान लो नेचुरल नंबर है। इसका तत्समक निकालो और बताओ इसका तत्समक कितना आएगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल गलती होंगी। एक मामूली सी चीज भी इधर उधर हो जाती है ना, भूल चूक हो जाती है, तो बस हो गया काम। जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं आपकी तरफ ध्यान दे दिया, इतने में कुछ मिस हो गया, इतने में गलती तैयार है, इतने में ही गलती तैयार है, क्योंकि बहुत बारीक है ये, बहुत पतली है, मतलब बाल जितनी जगह देती है, थोड़ा सा भी हुआ गलत हो गया। चलो इसको करो ट्राई और बताओ इसका तत्समक कितना है। इसका तत्समक कितना है। इसका तत्समक कितना है। क्लास तो लगभग मान लो 15-20 मिनट और मान लो एटलीस्ट। ठीक है, सही है। ई बराबर हो गया आपका 4। तत्समक विद्यमान है, वो 4 है, विद्यमान है वो 4। और वो 4 है। ठीक है, नेक्स्ट। ए संक्रिया बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी। ए प्लस बी माइनस ए बी, और इस बार आपका पूरा रियल नंबर ले लो। नहीं, अचानक तो क्लास नहीं हुई है, क्योंकि क्लास को मैंने शेड्यूल कर दिया था, लगभग सुबह ही कर दिया था, सुबह ही क्लास को शेड्यूल कर दिया था 4:30 बजे, और लगभग 3 बजे के आसपास मैंने टाइम चेंज कर दिया था कि 4:45 का टाइम कर दिया था। तो क्लास थी, टाइम लिखा हुआ चल रहा था, पूरे दिन भर से क्लास शेड्यूल थी, पूरे दिन भर से क्लास शेड्यूल थी। और जो 4:30 वाली टाइम थी वहाँ पे 7:45 हो गया, तो क्लास तो लगातार आपको दिखा रही होगी कि भाई क्लास चल रही है। तो इसको पहले अगर आप सॉल्व करना चाहें तो ये हो गया ई संक्रिया ए बराबर ए। ये आपका रूल होता है, ये फॉर्मूला होता है। देखो, संक्रिया चाहे कोई भी हो, संक्रिया चाहे कोई भी हो, फॉर्मूला ये होता है, ये वाम तत्समक का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, फॉर्मूले थोड़ी बदल जाते हैं। संक्रिया बदलती है, जो बदल जाए कोई बात नहीं। अब ये संक्रिया तो ये लगा देंगे यहाँ पे, तो ये आपका हो गया। संक्रिया क्या है, दोनों की गुणा करो, 4 का भाग दो, दोनों की गुणा करो, 4 का भाग दो, बराबर आपका आ गया ए, आ गया ए। ठीक है, ई बराबर हो गया आपका 4a, और ई बराबर आ गया 4 से 4 ए से कट गया, ई बराबर 4 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप, ये लेफ्ट वाला आ गया, आप राइट वाला भी निकाल सकते हैं। ए बराबर ए संक्रिया ई, ए बराबर ए ई बटा 4, 4 को इधर भेज दो, 4a बराबर ए ई बराबर 4। ये आपका आंसर आ गया।
ठीक है, और वो कितना आ गया, 4 आ गया। और अब आप देख सकते हैं दोनों बराबर भी हैं, दोनों बराबर भी हैं, साथ ही साथ यहाँ विद्यमान भी है। ठीक है, हम्म, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक प्रॉब्लम देखेंगे, हाँ, इस केस में भी आप वो एक प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, आ जाओ। यहाँ पे एक फंडामेंटल प्रॉब्लम जो है अभी आपको समझ में आएगी, आपने निकाला होगा। चलो पहले हम लेफ्ट वाला निकाल लेते हैं। तो ई संक्रिया ए बराबर ए, ई संक्रिया ए बराबर ए। तो यहाँ पे आने के बाद आप संक्रिया लगाएंगे। संक्रिया क्या कहती है, दोनों को जोड़ो, माइनस ई ए बराबर ए को आप उधर ले जाओ, 1 माइनस ए बराबर, ये इधर आ गया तो ए में से ए गया, 0 आ गया। अब इस केस में दिक्कत ये आएगी कि जैसे ही आप 0 के नीचे 1 माइनस ए जाएगा, अगर ए का मान 1 हो गया, अगर ए का मान 1 हो गया तो आपका केस क्या हो जाएगा, ई जो है वो 0/0 हो जाएगा। जीरो बटा जीरो हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम को दूर करते हैं, इन प्रॉब्लम को दूर करते हैं, जो बट्टे में जीरो जाके जो प्रॉब्लम आ रही है उनको हम दूर करते हैं कि उनको हम दूर कैसे करें। अभी ये प्रॉब्लम पहले भी आई, देखो अभी जेड में हमने किया, यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आई, हमें सेम प्रॉब्लम आई कि बट्टे में जो 0/0 जा रहा था ये था, ये वाला था। नेक्स्ट कौन सा था, a/a, हाँ ये रहा। इस केस में बटा जीरो वाली प्रॉब्लम आ रही थी, बट्टे शून्य। ठीक है, बटे शून्य वाली प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है कि कैसे इसको ठीक किया जाए। अगर हमारा ई जो है, थोड़ा सा परिभाषा को वेल मॉडिफाइड करते हैं, समझदारी जो होती है, एक चीज और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि आपकी जो परिभाषा है उसको आप थोड़ा और बेहतर बना दो, थोड़ा सा अपनी परिभाषा को और बेहतर बना दो ताकि आप ज्यादा स्थितियों तक पहुंच सको, ज्यादा चीजों तक पहुंच सको। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, ज्यादा चीजों तक पहुंच सको। चलो थोड़ा सा इसको समझते हैं, फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है वो समझो। आप लोगों को याद होगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, अगर आपका ये कर्ण है, ये आपका आधार है और ये आपकी ऊंचाई है, ठीक है, 90 डिग्री का त्रिभुज है, तो पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा, है ना।
आधार, ऊंचाई और कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा। अब एक बात बताइए, 90 डिग्री हुआ तो ये बात सत्य है, 90 डिग्री पर ये बात सत्य है, लेकिन अगर कोण 90 से थोड़ा सा कम हो गया, अब क्या होगा? 90 से कम हो गया तो 90 डिग्री से कम हुआ तो छोटा या बड़ा? अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? ये चैलेंज जो होते हैं ये मैथमेटिक्स का हिस्सा होते हैं, ये चुनौतियां जो है वो मैथमेटिक्स का एक हिस्सा होती है कि आती रहती है, ये नॉर्मल है, कोई अजीब नहीं है, और सॉल्व है, इसका सॉल्यूशन भी आएगा। जैसे ही आपके पास 90 डिग्री से कम का कोण हो गया, थोड़ा सा भी कम, मान लो 89 हो गया या 91 हो गया, अब इसका क्या होगा? आप कहोगे ये काम नहीं करेगा, ठीक है, बिल्कुल काम नहीं करेगा। क्या काम करेगा? फिर काम कौन करेगा? कुछ तो करेगा, कुछ तो काम करेगा। तो ऐसा फॉर्मूला बताइए कि 90 डिग्री के बाद में भी काम करे और 90 डिग्री से पहले भी काम करे। अगर 90 डिग्री ना भी हो तब भी वो काम करे, मतलब व्यापक पाइथागोरस प्रमेय। व्यापक पाइथागोरस प्रमेय का मतलब जो पाइथागोरस को भी कवर करे और पाइथागोरस के परे भी जाकर कवर करे, पाइथागोरस से बाहर जाके भी कवर करे। पाइथागोरस को तो कवर करे ही करे, पाइथागोरस को बाहर जाके भी कवर करे। कोई प्रमेय याद आती है आपको ऐसी जो पाइथागोरस से भी आगे जाती हो? पाइथागोरस से भी आगे जाती हो, मतलब वो 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 92, 94, 95 इन पे भी काम करे। P2 कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, वो ठीक है, लेकिन कोई याद आता है आपको ऐसा जो आपको बियॉन्ड द 90 डिग्री ले जाए या 90 डिग्री से पहले ले आए और वो हमेशा काम करे? और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो पाइथागोरस प्रमेय से भी ज्यादा बड़ा है। आपकी पाइथागोरस प्रमेय अगर धोखा भी दे दे तो भी वो काम करेगा। पता है कौन सा है? कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला, कोज्या सूत्र। कोज्या सूत्र आपका हमेशा काम करता है। कोज्या सूत्र, कोसाइन फॉर्मूला हमेशा काम करता है, 90 हो या ना हो। देखो, अगर इसी में कोई कोण ले लो, मान लो ये कोण थीटा है, बुझाएं एच बी पी रहने दो, इस बार आपका कोण जरूरी नहीं है कि 90 है, ये भुजा अभी भी पी है, इसका नाम पी रखा हुआ है, इसका नाम एच रखा हुआ है, इसका नाम बी रखा हुआ है, और ये कोण थीटा है, यह कोण थीटा है। तो कोसाइन फॉर्मूला कहता है कि कॉस थीटा बराबर जिन दो भुजाओं से ये निकला है उनका वर्ग का जोड़, सामने वाली भुजा का वर्ग माइनस में, बटा 2 गुणा एच गुणा बी। बिना 90 डिग्री के भी ये काम कर रहा है। अच्छा 90 लगाओ, थीटा 90 रखो, थीटा 90 रखो, थीटा 90 रखो, कॉस 90 जीरो, जीरो, नीचे वाला आके जीरो, एच स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू पी स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर आ गया। इसमें पाइथागोरस भी आ गया और पाइथागोरस से ज्यादा भी आ गया, पाइथागोरस से ज्यादा भी आ गया। समझ रहे हैं? ये पाइथागोरस से भी ऊपर है। ये फॉर्मूला आपका तब भी काम करेगा जब आपके पास कोण 89 का है, 89 पे भी काम करेगा। बात समझ रहे हैं आप? ये पाइथागोरस कम, अब समझ रहे हैं हम क्या करते हैं मैथ्स के अंदर? हम मैथ्स के अंदर जितनी परमें कवर करती है वो करती है, फिर हम परमें को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसको और बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा चीजें कवर हो सके। वो तो कवर हो ही हो, वो तो कवर हो ही हो, वो तो कवर हो रहा है, रख के देख लो 90 डिग्री, पाइथागोरस प्रमेय आ रही है आपकी। हमने कोई पाइथागोरस प्रमेय को झुटलाया नहीं है, हमने पाइथागोरस प्रमेय को नहीं झुटलाया है, बल्कि हमने पाइथागोरस प्रमेय को और आगे तक बढ़ा दिया है, हमने पाइथागोरस प्रमेय को और आगे तक बढ़ा दिया है। तो समझे कोसाइन फॉर्मूला क्यों कमाल है, क्यों ये अद्भुत है?
ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय को 90 से बाहर निकालता है। आजाद कर दिया आज 90 से, कोई जरूरत नहीं है 90, मत तो 90, भाड़ में जा, 91 हो 92 हो तब भी है हमारे पास। समझ रहे हैं? इसे कहते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में आप क्या करते हैं, आप जो सत्य है उसको गलत साबित नहीं करते, उसको तो लेके ही चलते हैं, प्लस बाउंड्रियां और क्रॉस करते हैं और आगे तक लेके जाते हैं ताकि वो और बड़ा हो सके। पहले बात तो पहले आज को समझना है कि कोसाइन फॉर्मूला क्यों बनाया गया है। कोसाइन फॉर्मूला क्यों बनाया गया है? कोसाइन फॉर्मूला इसलिए बनाया गया है ताकि पाइथागोरस को भी और आगे तक ले जाया जा सके। आज कमाल का है। अरे मैथ्स पूरी कमाल है भाई, मैथ्स तो पूरी कमाल है, शानदार है मैथ्स। मैथ्स में अद्भुत से अद्भुत चीज है। बियॉन्ड द बाउंड्री ले जाना जो है ना, बियॉन्ड द बाउंड्री ले जाना, यही मैथ्स का लक्ष्य होता है। मैथ्स का लक्ष्य होता है आप जहां है वहां तक ना रहें, आप उससे आगे तक चले जाएं, आपको उससे आगे तक ले जाएं। ये सबसे, अभी तो वाई क्या, तो बहुत छोटा है। इसके अंदर एक रीमान का आप पढ़ेंगे जब कभी मौका मिलेगा तो, रीमान का एक एनालिटिक कंटिन्यूएशन है, एनालिटिक कंटिन्यूएशन। आपने एमएससी में कभी नाम सुना होगा, जब आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ी होगी तो एक आइडिया था जिसका नाम था एनालिटिक कंटिन्यूएशन। छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। बहुत जबरदस्त, मतलब ऐसी चीज जो भी आप लोग ने अभी वाव कर रहे थे ना, ये वाव से भी वाव है। एनालिटिक कंटिन्यूएशन क्या होता है, मान लो आपका ये फंक्शन है, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, बाकी मैं बता नहीं सकता क्योंकि अगर बताने लगूंगा तो फिर दिन हो जाएगा। इतना कमाल का आइडिया ये है आपका। ये आप इसे देखते हैं, आपको सबको पता है कि x का मान 0 1 2 3 4 रखो ये काम करेगा, लेकिन जैसे ही x का मान आप माइनस रखेंगे ये काम करना बंद कर देगा, माइनस पे ये बंदा काम करना बंद कर देगा। यानी ये फलन केवल और केवल तब तक वैलिड है, तब तक सही है जब तक x 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। ये यहां पे जाके ठहर जाएगा, 0 या 0 से बड़े तक ये सत्य है, लेकिन जैसे ही आप 0 से नीचे उतरेंगे ये काम करना बंद कर देगा, ये ब्लैंक हो जाएगा क्योंकि आयटा आने लग जाएगा, आयटा आने लग जाएगा, आएगा ना, आयटा आने लग जाएगा। आयटा आते ही काल्पनिक में पहुंच जाओगे, मतलब परे निकल गए, बोला नहीं काम कर रहा, बस अब यहीं तक काम करेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। लेकिन रीमान जो थे वो इस आइडिया को और परे ले गए, बोले माइनस में कैसे काम नहीं करेगा, करेगा, मैं करवा के दूंगा। और उन्होंने एक आइडिया बनाया जिसका नाम था एनालिटिक कंटिन्यूएशन। इस फलन को उठा के वो माइनस में भी ले गए और उन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम एनालिटिक कंटिन्यूएशन है, जिसमें कहा गया कि ये अंत नहीं है इसका, ये अंत नहीं है, ये अंत नहीं है। आप जो 12th तक जो फॉर्मूले पढ़ते हैं, जो फलन जहां रुक जाते हैं वो अंत नहीं है, वो बस एक प्रकार की समझ वहां खत्म हो गई है इसलिए वो अंत है। लेकिन जैसे ही आप दूसरे तरीके पढ़ते हैं आपका दिमाग खुलता है और आप उस फलन को दूसरी जगह और ले जाते हैं, माइनस में भी ले जाते हैं और वो चला जाता है। याद है जोड़ एक समझाया था, एक रामानुजन जोड़ समझाया था आपको, 1+2+3, इसमें आपका एक प्रकार का जोड़ काम करना बंद कर दिया, एक प्रकार का जोड़ बंद हो गया, एक टाइप का जोड़ काम करना बंद हो गया, हो गया जो आपका नॉर्मल जोड़ होता है 1+2=3, 3+3 6, 6 4 10, बंद हो गया, हो ही नहीं सकता। अगर आप अपना नॉर्मल वाला जोड़ करोगे तो जोड़ कभी आएगा ही नहीं। लेकिन एक दरवाजा बंद हुआ ना, एक बंद हुआ ना, हमारी मैथ्स ऐसे नहीं करते, एक दरवाजा और खुला, फिर एक नया प्रकार का जोड़ आया जो आपका नॉर्मल जोड़ भी है प्लस स्पेशल जोड़ भी है। इस टाइप के लोगों के लिए स्पेशल जोड़ है और उसको रामानुजन सम कहते हैं, वो होता है -1/12, -1/12। ये देखो, ये पावर समझो आप, जहां पे नॉर्मल थिंकिंग खत्म हो जाती है। ये जो जीनियस थे ना, बस ये बाउंड्री मानते ही नहीं है, ये कोई भी बाउंड्री नहीं मानते, ये हर बाउंड्री को लांघने की कोशिश करते हैं, सीमाओं को। एक ओलंपिक में कोई रेसर होता है या कोई दौड़ने वाला होता है, वो उसका टारगेट क्या होता है, उसका लाइफ टारगेट क्या होता है, जो भी पहले सीमा थी, इस बार जो भी पहले रिकॉर्ड था, वर्ल्ड रिकॉर्ड था, इस बार मैं उसको तोड़ूंगा और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करूंगा। हर
ओलंपिक गोल्ड मेडल जो जीतता है उसका यही सपना होता है कि मैं नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं। और सेम मैथमेटिक्स में जीनियस जो होते हैं उनका भी एक ही काम होता है कि जहां पे इंसान की समझ रुक गई है, अब मैं उस समझ को और आगे बढ़ा दूं, उसे वहां ले जाऊं। और छोटा एग्जांपल, दो हो गया, तीसरा एग्जांपल और लेते हैं। फैक्टोरियल का एग्जांपल ले लो। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में आप जो मान निकालते हैं वो होता है, ये फैक्टोरियल का मान केवल और केवल तब तक आता रहेगा, तब तक आता रहेगा जब तक फैक्टोरियल में आप 1 2 3 0 1 2 3, अगर n की जगह आप ये रखते हो तो ये काम करेगा। लेकिन ये तब काम नहीं करेगा अगर आप इससे पूछ लो कि बता भाई फैक्टोरियल -1 का मान कितना होगा, बता फैक्टोरियल -1 का मान कितना होगा। फैक्टोरियल कहेगा नहीं पता, सॉरी गलती हो गई, बस इतना ही है, 0 तक ही होता है। लेकिन मैंने पहले कहा 0 होता है, एक प्रकार की नॉलेज में 0 के बाद में मान नहीं होता। लेकिन फिर कोई जीनियस आता है और वो सीमाओं को लांघ जाता है। फिर आते हैं आइलर। आइलर है ना, वो तो जीनियस थे ही, पर ऐसे कैसे नहीं आता, लाओ इसे ले जाके ले गए, फैक्टोरियल एन को बना दिया गामा, गामा फंक्शन आ गया। और आप लोगों को याद होगा कि गामा फंक्शन में सबका मान होता है, आपके फैक्टोरियल वाले मान भी इसमें आ जाते हैं, आपके फैक्टोरियल वाले मान भी आ जाते हैं, और जो फैक्टोरियल नहीं दे पा रहा था ये वो मान भी दे रहा होता है। आप गामा फंक्शन क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि गामा फंक्शन फैक्टोरियल का बड़ा रूप है। आप गामा का मान, जो फैक्टोरियल का मान निकालना चाहता है गामा वही मान देता है, जो फैक्टोरियल दे रहा था वही गामा भी देता है। लेकिन गामा वो भी देता है जो फैक्टोरियल नहीं दे पा रहा था, जो फैक्टोरियल नहीं दे पा रहा था गामा वो भी दे रहा होता है। कमाल है नहीं है? यानी अगर आप फैक्टोरियल से पूछो कि बता फैक्टोरियल 3/2 का मान कितना है, तो फैक्टोरियल मना कर देगा कि नहीं है मेरे पास मान। फैक्टोरियल मना कर देगा कि मेरे पास मान नहीं है। लेकिन गामा के पास ये मान है, और गामा कुछ और नहीं फैक्टोरियल का ही रूप है। फैक्टोरियल का मान जहां आता है वही गामा का मान आता है। जिन बिंदुओं पे फैक्टोरियल मान दे रहा है उन्हीं बिंदुओं पर गामा उतना ही मान देता है, बराबर मान देता है। यानी गामा फैक्टोरियल वाले सारे मान देता ही देता है, प्लस वो मान भी देता है जिनको फैक्टोरियल नहीं दिया करता था, वो भी देना शुरू कर देता है। यानी अब आपके पास भाड़ में जाए कौन? फैक्टोरियल। अब हमारे पास गामा आ गया जो उससे भी ज्यादा कमाल है। तो हमने इसीलिए याद करेंगे कॉलेज में हम बीटा जो फैक्टोरियल होता है उससे ज्यादा गामा को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि गामा ज्यादा बड़ा है, ज्यादा कवर करता है, ज्यादा रेंज है इसके पास। AK-47 में रिवॉल्वर में क्या फर्क होता है? रिवॉल्वर और AK-47 में क्या फर्क होता है? रिवॉल्वर की गोली थोड़ी सी दूर जाती है और AK-47 की बहुत दूर जाती है। बस जिसके पास AK-47 वो रिवॉल्वर का क्या करेगा? तो फैक्टोरियल को छोड़ो, नामा शुरू कर दो। तो ये चीजें होती है जब आप चीजों को एक कदम आगे ले जाते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं, समझ को, हमारी जो समझ है उसको हम एक कदम आगे ले जाते हैं। बात समझ में आई है? ये जनरलाइजेशन कहते हैं, इस वर्ड को जनरलाइजेशन कहते हैं। जनरलाइजेशन हिंदी में कहते हैं व्यापीकरण। जनरलाइजेशन यानी आपने चीजों को बढ़ा के बड़ा कर दिया। समझ रहे हो बात को? समझ रहे कि हम क्या कर रहे हैं? तो ऐसे मत सोचिएगा कभी भी, इस तरीके से मत सोचिएगा कि मैथ्स जो है वो एक दिन कोई बैठा पेन कॉपी लेके और उसने सारी मैथ्स बना दी। कोई चीज है उसने एक दिन में बना दी, ऐसे नहीं बनती। चीजें आती है, करेक्ट होती है, फिर ठीक होती है, कोई उसका और बेहतर रूप लाता है, कोई उसका और बेहतर रूप लाता है। प्रॉब्लम सबके साथ है, जैसे इंसानों की लाइफ में प्रॉब्लम है वैसे गणित में भी ढेर सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां रुक जाते हैं, रुकते नहीं है, आते हैं फिर उसका कोई और सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन सॉल्यूशन भी ऐसे नहीं कि कुछ भी निकाल दिया है, कुछ नहीं, परफेक्टली लॉजिकल सॉल्यूशन, एकदम लॉजिकल सॉल्यूशन जो है वो देते हैं, एकदम लॉजिकल सॉल्यूशन देते हैं। अब आते हैं लॉजिकल सॉल्यूशन। यानी बड़ी बारीकियां होती है इसके अंदर, समझाने में बहुत टाइम खाता है।
कहाँ गया? अब हम इसको ठीक करते हैं। हाँ, बढ़िया है, बढ़िया। मैं समझाना यही चाहता हूँ कि लोग, आप ये मत सोचिएगा कि मैथ्स में परेशानी नहीं होती। मैथ्स में परेशानियाँ होती है, नए-नए लोग आते हैं, नए-नए तरीके। लेकिन मैं आपको परेशानियों से नहीं बचाना चाहता। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखो ये परेशानी आई, फिर इसको कैसे सॉल्व किया। इम्पोर्टेंट पार्ट पता है क्या? इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कैसे सॉल्व किया, क्या प्रॉब्लम थी और उसको कैसे ठीक किया। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। इस ज़ीरो वाली प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। इस ज़ीरो वाली प्रॉब्लम को दूर, ज़ीरो पे दिक्कत आ रही है, ज़ीरो वाली प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। कैसे? आप बता सकते हैं कि इसको, ज़ीरो वाली प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे आप? इस ज़ीरो वाली समस्या को आप कैसे दूर करेंगे? बता सकते हैं? और प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। देखो, अभी एक चुटकी बजाऊँगा और प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। फिर आपको वॉव! क्या कमाल सोच है। ये ज़ीरो वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ज़ीरो हटा दो। ना, 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 ज़ीरो नहीं हटाएँगे। ज़ीरो को रखेंगे और ज़ीरो के सहित सॉल्यूशन देंगे। ज़ीरो के सहित सॉल्यूशन देंगे। और इतना कमाल का आइडिया दूंगा ना कि मतलब ऐसे लगेगा यार हद है। मतलब गणितज्ञ होते हैं, कमाल होते हैं, कैसे सोचते हैं। ठीक है, अनिल कह रहा है जीरो को सेट के बाहर निकाल दो। एक को निकाल देंगे? नहीं, निकालेंगे नहीं। चलो एक और, एक हिंट दे देता हूँ, निकालेंगे नहीं। निकालेंगे नहीं। निकालेंगे नहीं। निकालेंगे नहीं। बिना निकाले सॉल्यूशन दूंगा आपको। बिना निकाले सॉल्यूशन दूंगा और एक ऐसा बढ़िया इलाज दूंगा, कमाल का आएगा। बोले यार जबरदस्त। आ जाओ। चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं मिल रहा। हाँ, देखो आ जाओ, परिभाषा में चलते हैं और मामले को, एक मिनट, वापस से आते हैं। यहां देखना, परिभाषा ने ये कहा था क्या कि ई निकालो? परिभाषा ने ये कहा था, ध्यान से सुनना अब यहाँ पे बात, क्या परिभाषा ने ये कहा था क्या ई निकालो? परिभाषा ने कहा था क्या ई निकालो? धीरे धीरे, धीरे धीरे। परिभाषा ने कहा था क्या ई निकालो? नहीं, परिभाषा ने कहीं नहीं कहा। पढ़िए ऊपर, कहीं नहीं लिखा ई कहा था। परिभाषा ने कहा था, ध्यान से सुनना, परिभाषा ने कहा था कि भाई कोई ई ऐसा होना चाहिए जिस पर ये बात काम करे। ई ऐसा होना चाहिए जिस पर ये बात काम करे। परिभाषा ने नहीं कहा कि ई निकालो और फिर वो विद्यमान होना चाहिए। परिभाषा ने नहीं कहा, कहीं लिखा नहीं है, ये मैंने कहा था। मैंने समझा परिभाषा ने नहीं कहा कि ई निकालो। परिभाषा ने तो सिर्फ ये कहा था कि एक ई होना चाहिए जिसको ए के साथ संक्रिया कराने पर ए आए और ए संक्रिया ई कराने पर ए आए। आप निकालें, घर से लेके आए या कैसे भी करके आप लाएं, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। परिभाषा को सिर्फ मतलब है कि ई संक्रिया ए करने पर वापस ए आना चाहिए। ई संक्रिया ए करने पर ए आना चाहिए। तो इस दोनों बातों में क्या फर्क है? इन दोनों बातों में क्या फर्क है? निकालने में क्या बुराई है और आने में क्या है फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है निकालने में और रखने में। बहुत बड़ा फर्क है निकालने में और रखने में। बहुत बड़ा फर्क है। बात समझ रहे हैं? थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब आप निकालते हैं ना, जब आप निकालते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं। जब आप निकालते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती है, बहुत सारी चीजें हट जाती है, बहुत चीजें सॉल्व करते टाइम पे चली जाती है, कुछ आ जाती है। उससे सवाल को कोई लेना देना नहीं है। परिभाषा ने साफ कहा था कि हमें नहीं पता कि आप ई निकालते हो या रेडीमेड लेके आते हो। ई निकालते हो या रेडीमेड लेके आते हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो जी में से एक ई लाके ऐसा दो, निकाल के लाओ, चाहे तिजोरी में से लाओ, यहां रखेंगे, ए के साथ संक्रिया करवाएंगे
वापस ए आना चाहिए, ए संक्रिया ई कराऊंगा, वापस ए आना चाहिए, और हर ए के लिए आना चाहिए, हर ए के लिए आना चाहिए। निकालने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। जैसे आपका जब सेंटर पे जाते हैं तो सेंटर वाले कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं कि आप कैसे आओ, आप ट्रेन से आओ, हवाई जहाज से आओ, किसी से आओ, हमारा तो सिर्फ ये है कि आप एग्जाम सेंटर पे होने चाहिए, आप एग्जाम सेंटर पे होने चाहिए। कभी आता था परमिशन लेटर ये बार बार कहता है कि आप किस साधन से आए, कैसे आए, हमें कोई मतलब नहीं है, आप एग्जाम सेंटर पे होने चाहिए। तो परमे ने भी यही कमाल कर दिया यहाँ पे, परिभाषा ने ये कहा कि कैसे निकालते इससे मतलब नहीं है, ई इसको पूरा करना चाहिए। तो देखो पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। आ जाओ, हमारी बीमारी सॉल्व हो गई। यहाँ आ जाओ, इस केस में आ जाओ। हमने कहा था तस्मय विद्यमान नहीं है, अगर निकालेंगे तो विद्यमान नहीं है, अगर निकालेंगे तो विद्यमान नहीं है, लेकिन अगर हम रख के देखते हैं तो विद्यमान है। ट्राई कर लो, आ जाओ। क्या संक्रिया थी? ये वाला नहीं था, सॉरी, वो था। यहां पे आ जाओ, यहां देखो, अगर हम निकाले नहीं, सीधा रख के देखें तो ई संक्रिया ए बराबर ए संक्रिया ई, यही हुआ। अब ई बराबर 1 हो तो क्या ये गलत होगा? ई बराबर 1 के लिए अगर ई का मान 1 हो तो ये किसी ए के लिए गलत है क्या? किसी ए के लिए गलत है क्या? ये किसी भी ए के लिए गलत होगा, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो। अब गलत है 0 के लिए। क्या गलत है? देखो क्या कमाल आइडिया निकाला इन लोगों ने, क्या जबरदस्त आइडिया निकाला इन लोगों ने, बढ़िया बाईपास कर दिया परिभाषा में। सबसे शानदार चीज ये है कि इन लोगों ने इस बात की हेडेक नहीं ली कि आप कहां से लेके आते हो ना, हमें मतलब नहीं है आप कहां से लेके आते हो। इतना सुंदर लगा मुझे पहली बार ये आइडिया जब मैंने देखा, तो मजा आ गया। मैंने कहा यार क्या गजब। इसीलिए परिभाषा कभी आपसे नहीं कहती कि ज्ञात करने पर ई ऐसा आना चाहिए। आप क्यों करो, हमें मतलब नहीं है, हम तो यहां रख के देखेंगे, यहां रख के देखेंगे और वो काम करना चाहिए। आप कैसे निकालते हो वो आपकी हेडेक, हम तो सिर्फ रख के देखेंगे और वो काम करना चाहिए। तो देखो काम कर रहा है नहीं कर रहा, काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आप ई का मान 1 रखो, तो इसीलिए उनका मकसद ये है कि भाई तभी परिभाषा में देखो, परिभाषा में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि आप निकालो, ज्ञात करो, नहीं। परिभाषा ने क्या कहा, ई संक्रिया ए बराबर ए संक्रिया ई बराबर ए होना चाहिए, बस। हमारे आप जो भी लाएं, कैसे लाएं वो आपकी हेडेक, आप लाके वहां रखो और वो काम करना चाहिए। हम तो लगा के देखेंगे, हम तो लगा के, बारीक अंतर समझो, मजा समझो इसके अंदर, क्या कमाल की चीज है। इसका मतलब है परिभाषा को इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे निकालते हैं, उसको तो एक ही तरीका है कि वो आके चेक करेगा, अपनी उस शर्त के अंदर आपका ई का मान रखेगा, और हर ए के लिए वो सही होना चाहिए, हर ए के लिए वो सही होना चाहिए, बस। तो बताओ, कर गया विद्यमान, कर गया विद्यमान। इतना बारीक कैसे सोच लेते हैं, इतना पतला कैसे सोच लेते हैं, समझ में नहीं आता यार। मैंने कहा ना, इतना बारीक कैसे सोच लेते हैं, मतलब कमाल है ये लोग। निकालने की तुम्हारी टेंशन, निकालने की तुम्हारी टेंशन, हमारी टेंशन निकालने की नहीं है, हमारी टेंशन है चेक करके, हमें चेक करा के दे दो। जैसे है ना, सामान जब हम लेते हैं भाई तोल के दे दो, तुम्हारी है हेडेक है, क्या लाए हो क्या नहीं लाए तुम जानो। तो हमारी हेडेक उसकी नहीं है, हमारी हेडेक पर मैंने देखो परिभाषा ने कितना साफ सुथरा काम किया है, परिभाषा ने कितना साफ सुथरा काम किया। परिभाषा ने कहा ही नहीं, परिभाषा ने कहा कि भाई ई इस प्रकार से हो, आप ई लाओ, जी में से जाके ई लाओ, इस प्रकार से लाओ। ये नहीं कहा कि निकाल के लाओ और ये करो और वो करो, नहीं। हम यहां रखेंगे, इसमें काम करना चाहिए। वो आपका ई जो है, जो आप जी में से लाए हैं, कैसे लाए हैं, चुरा के लाए हैं, डाका डाल के लाए हैं, वो आपकी हेडेक। जो भी आप लाओगे हम यहाँ चेक करेंगे, वो काम कर गया प्रत्येक ए पर तो विद्यमान है, वरना नहीं है। कितना इंटरेस्टिंग आइडिया है, उससे पकड़ो, समझो कि कितना बारीक डिफरेंस बनाते हैं यार। कैसे सोचते होंगे ये लोग
कि कैसे, अच्छा इससे पीछे छूट गया। अब देखो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे भी सॉल्व हो गई, ये लो। अब यहाँ पे भी आपका 0 आएगा, 0/0 आएगा, आएगा ना। a बराबर 1 पे दिक्कत आएगी, आएगी। लेकिन अगर हम e बराबर यहाँ चेक करें, e बराबर 1 रखें, यहां पर e बराबर 1 रखें, कोई दिक्कत नहीं है। e बराबर 1 रख के देखो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, सही है। अच्छा सॉरी, e बराबर 0 रखें, इतना नहीं पकड़ में आता, वो बहुत मुश्किल होता है। मैं कहूंगा आपको ये बात है, अगर आप किसी से, मैं नहीं कह रहा, आप एक काम करो, किसी भी XYZ जो है ना बड़ा जीनियस है, किसी को पकड़ के बुला लो और पूछो कि ये क्या कह रहा है, ये निकालने के लिए कह रहे हैं, निकाल के पता चलेगा क्या? और निकालने से जो आएगा वही मान्य होगा क्या? वो कभी ये समझा ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी गहराई है इन चीजों में, इतनी ज्यादा गहराई है कि मैंने क्या कहा था शुरुआत में, मैंने कहा था कि इस बुक में आपको इतनी गहराई मिलेगी कि पूछो मत। कमाल है ये बुक, इतनी बारीकियां, बानी, परिभाषाओं को भी इतने बढ़िया तरीके से इन लोगों ने बनाया है, इतने शानदार तरीके से बनाया है कि कहना ही क्या। इतना समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती किसी और गणित को आप कर लो, सीधा ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आंसर, बात खत्म। कभी इतना समझाना नहीं पड़ता कि देखो परिभाषा का अर्थ क्या है। अब यहां देखो, यहां आपका ई नहीं आया, देखो तो नहीं आया, सिर्फ 1 को 1 पे नहीं आ रहा, लेकिन बाकी सबके लिए आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन यहां रुक जाओ, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मत आओ, मत आओ, ई नहीं आया, मत आओ, कोई बात नहीं, ठहर जाओ, रुक जाओ, एक बार चेक करके देख लो जो बाकी सबके लिए आया है क्या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो काम कर रहा है तो चल जाएगा, मत आओ, मत आओ, लेकिन वो जो आया है वो चल जाएगा। आ जाओ, ट्राई करके देखें, ए संक्रिया ई करके देखें, ई कौन है, हमें अब इस शर्त को चेक करके देखना है, हमें इस शर्त को चेक करके देखना है। अगर ये 0 निकल गया हमारा, 0 रख के देखो क्या ये शर्त काम करती है, और हर ए पे काम करती है तो वो मान्य हो जाएगा, वो मान्य हो जाएगा, चाहे निकलने में दिक्कत आए, निकलने में दिक्कत आए, लेकिन तो भी मान्य हो जाएगा। क्योंकि हमारे परिभाषा ने ये नहीं कहा कि आप निकालो और निकालने में कोई, आप ट्रेन या बस से जिससे भी आए आप लेट हुए, एग्जाम सेंटर को क्या मतलब है, एग्जाम सेंटर को बस यही मतलब है आप पहुंचे या नहीं पहुंचे, प्रेजेंट है या एब्सेंट है, आपकी ट्रेन लेट हो गई, आपकी बस लेट हो गई, आपका क्या कारण हो गया वो आप जानो। सेम कहानी यहाँ पे भी है, कोई मतलब नहीं, अटक गया, देखो अटक गया है, बाकायदा अटक गया है, लेकिन अटकने के बावजूद भी क्या ये विद्यमान है, ट्राई करके देखो, ई का मान 0 रख के देखो, देखो क्या ये आ रहा है, क्या ये संतुष्ट कर रहा है। इसीलिए आपको एक अजीब बात लगेगी, आप जितनी भी परिभाषाओं में जाएंगे, मूल की परिभाषा पढ़िए, मूल में ये नहीं कहता पहले सॉल्व करो फिर जो एक्स का मान आएगा वो मूल कहलाएगा, ना 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 ना, आप तो ले आओ, कहीं से भी ले आओ, लाख के समीकरण में रखो, 0 हो गया तो मूल है, नहीं हुआ तो नहीं है। पढ़ के देख लो परिभाषा, किसी भी बुक में जाके मूल की परिभाषा पढ़ के देख लो, किसी बहुपद का मूल क्या होता है, तो वो ये कहेंगे x बराबर a मूल कहलाएगा, अगर a को रखने पर 0 आता है तो, 0 आता है तो, बस हम तो यही चेक करेंगे 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। आप कैसे निकालते हो, कहां से निकालते हो, आपकी हेडेक, आप कैसे निकालते हो, क्या करके लाते हो, वो आपकी हेडेक, हम तो रखेंगे। अच्छा एक बात हो, आप निकाल के लाए, आप निकाल के लाए और रखा, 0 नहीं आया, तो आपका आंसर मान्य नहीं होता, तब भी मान्य नहीं होता। आ जाओ समझाता हूं, ये बात भी एक जरूरी है, कई बार लोगों को लगता है कि जो मैं निकाल रहा हूं वो आंसर सही है, निकाल रहा हूं वो आंसर सही है, ये भी समझ लो। एक्स बराबर मान लो √2 है, या आप इसको 1 कह दो, एक्स बराबर 1 है, ठीक है, आपने दोनों साइड वर्क कर दिया, एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ गया, आप 1 को इधर ले आए, 0 हो गया, फिर आपने इसके गुणनखंड कर लिए, आपने सॉल्व किया, आ गया, कोई गलती है इसमें,
कोई गलती है, कोई स्टेप गलत किया, आराम से देखो, तसल्ली से देखो, कोई स्टेप गलत किया, कोई स्टेप मैंने गलत किया है, कोई भी स्टेप इनमें से मैंने गलत किया है? दोबारा से, क्या कोई भी स्टेप मैंने गलत किया है? हाँ या ना? जवाब है नहीं, मैंने कोई गलत नहीं किया। कोई गलत नहीं किया ना, सब सही किए। तो क्या x बराबर -1 आंसर है? x बराबर -1 आंसर है? नहीं, नहीं है। क्या x बराबर -1 आंसर है सवाल का? ये आपका सवाल था, ये क्वेश्चन था। क्या x बराबर -1 आंसर है? जवाब है नहीं। तो सही निकाला आपने, सही निकाला फिर भी आंसर नहीं है। सही निकाला है फिर भी आंसर नहीं है। एकदम सही निकाला आपने, सब कुछ सही किया है, फिर भी आंसर नहीं है। सही निकाला है फिर भी आंसर नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है, यही समझाना चाहता हूं कि निकालते टाइम आप बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे या तो आंसर चले जाते हैं या आ जाते हैं। इसीलिए परिभाषाओं ने अपने आप को सेव किया, अपने आप को सेव किया। आप किसी भी परिभाषा पढ़ेंगे, कोई परिभाषा इस बात की गारंटी नहीं लेती कि आप कैसे निकालते हो। वो बस एक ही गारंटी लेती है कि भैया रख के देखेंगे, काम कर गया तो मान लेंगे, काम नहीं किया तो नहीं मानेंगे। हर परिभाषा ऐसे अपने आप को सेफ एंड करती है, क्योंकि निकालने का तरीका, जैसे मैंने कहा, स्टेप करने के दौरान कई चीजें आप ऐड कर देते हैं, कई चीजें आप निकाल देते हैं, तो इस वजह से बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाती है। इसीलिए कोई भी परिभाषा कभी भी ये नहीं कहती, आगे भी आप परिभाषा पढ़ सकते हैं, सारी परिभाषाएं कोई भी आपके निकालने के मेथड पे भरोसा नहीं करती। वो कहती है निकाल लो, जो तरीका है उससे निकाल लो, लेकिन हमें तो सिर्फ रख के चेक करवा देना। अब इसका कई बार फायदा भी मिलता है और कई बार नुकसान भी होता है। कई बार फायदा भी हो, देखो फायदा इसमें हुआ, आपके वन पे ई नहीं आ रहा था, आपके वन पर ई नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी ये सही है। ये देखो, आपके वन पर ई का मान नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी काम चल जाएगा, ट्राई कर लो। ये देखो, तो ये आ गया आपका। देखो आया या नहीं आया? ए संक्रिया ई, तो ए संक्रिया 0, ई 0 है, तो ए संक्रिया 0, तो ए -0 क्या आ गया? ए आ गया। तो 0 से संक्रिया करने पर ए आ रहा है। और अच्छा, एक और चेक कर लो, क्या सब ए के लिए आ रहा है? जवाब है सभी ए के लिए आएगा। कोई भी ए रख के देख लो, सब ए के लिए आएगा? हाँ, सारे ए के लिए आएगा, मतलब तत्समक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो आप निकाल रहे हैं वो सही है, इसकी भी गारंटी नहीं है। निकालने के बाद आपको ये और चेक कर लेना होगा कि वो उसको संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये बात आपके आगे भी जब आप समीकरण पढ़ेंगे तब भी बहुत काम आने वाली है, कि जो आप निकाल लेते हैं उस पर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि परिभाषा भरोसे पे नहीं टिकी हुई। परिभाषा इस बात पे टिकी हुई है कि वो संतुष्ट करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे 0 का भाग दिया कहाँ है हमने? 0 का भाग दिया कहाँ है? 0 का भाग हमने दिया कहाँ है? यहाँ 0 का भाग कहाँ दिए? हमने तो रख के देखा है कि क्या 0 तत्समक अवयव है क्या? तो ई की जगह 0 रख के देखा, तो दोनों साइड बराबर आ रही है, वही आना चाहिए, ए आना चाहिए था, ए आ रहा है ना? नहीं समझे लोग? एक चीज थोड़ा सा और टाइम खड़ा करते हैं इस पे। ये आपकी संक्रिया है, a प्लस बी माइनस ए बी। तो कोई तत्समक होगा, इसकी शर्त क्या होगी? तत्समक होने की शर्त है कि ए संक्रिया ए करने पर ए आना चाहिए। ये बात सही होनी चाहिए और ये बात सही होनी चाहिए। ये दोनों बातें सही होनी चाहिए। हाँ, वो भी 0/0 समझा रहा हूं। यहां देखो, 0/0 क्यों आएगा?
हम कोई ए का मान थोड़ी निकाल रहे हैं, हम तो ये चेक कर रहे हैं कि ई जो है, अगर ई की जगह 0 रखते हैं तो ये दोनों साइडें बराबर आएगी या नहीं आएगी। हम ए का मान नहीं निकाल रहे हैं, हम तो चेक कर रहे हैं कि ई का मान 0 लेने पर दोनों साइडें बराबर आएगी या नहीं आएगी। आरएचएस तो ए है ही, वो चेंज होगा ही नहीं, सिर्फ एलएचएस निकाल लेंगे 0 के लिए। तो एलएचएस को हल करने पर मान नहीं निकाल रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं कि एलएचएस बराबर है आरएचएस। कब? जब ई बराबर 0 होगा। तो ई का मान 0 लेके देखो, ई का मान 0 लेने पर तो 0 संक्रिया ए। कैसे काम करेगी संक्रिया? ऐसे ऐसे काम करेगी तो क्या आएगा? 0 प्लस ए माइनस 0 ए। जहां भी बी है वहां 0 आ जाएगा, सॉरी जहां ए है वहां 0 आ जाएगा, जहां बी है वहां ए आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? 0 प्लस ए माइनस 0 बराबर ए आ गया। एलएचएस ए आ गया, आरएचएस क्या था? ए था। तो एलएचएस भी ए है, आरएचएस भी ए है। एलएचएस भी ए है, आरएचएस भी ए है। इसका मतलब है 0 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, 0 इसको संतुष्ट कर रहा है। अब वहां चेक करो कि क्या 0 इसे भी संतुष्ट कर रहा है, क्या 0 इसे भी संतुष्ट कर रहा है? ट्राई करके देखते हैं। आरएचएस निकालते हैं। एलएचएस तो इसका ए है ही, एलएचएस तो ए है ही, आरएचएस निकाल रहे हैं। ई बराबर 0 रख के, 0 ई की जगह 0 रखा और देखते हैं क्या आता है। संक्रिया में मान रखो, ए प्लस 0 माइनस ए 0, तो ये 0 0 बराबर है। काम कर रहा है, ये तो काम कर रहा है। इसका मतलब 0 जो है वो इसका तत्समक अवयव है, 0 इसका तत्समक अवयव है। तो यहाँ पे जो मैसेज समझ में आना चाहिए वो इंपॉर्टेंट ये है कि आप ई निकालते हैं और वो नहीं भी निकलता है तो उसके बावजूद भी तत्समक हो सकता है, उसके बावजूद भी आपका तत्समक विद्यमान हो सकता है। उसके बावजूद भी आपने निकाला, नहीं निकला, क्योंकि निकालने की गारंटी नहीं थी, निकालने की गारंटी नहीं थी। बात समझ रहे हैं आप? निकालने की कोई गारंटी नहीं थी। ये बात अब समझ में आई या नहीं आई? थोड़ा गहरा है, परेशान करेगा, है ना? ये बहुत जरूरी है, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि कितना बारीक से डिफरेंस जो है वो बने हुए होते हैं। और हम लोग जो है इन चीजों को बहुत जल्दी से निकाल देते हैं, ये कहते हुए ये संवर्त होता है, ये प्रतिलोम होता है, ये तत्समक होता है, ये होता है, ऐसे करके आप निकल जाओ। हाँ, अच्छा सही कह रहा है मनीष, कह रहा है कि सॉल्व करने से एक्स्ट्रा रायता फैल जाता है। इसीलिए आप अब बात है ना, किसी स्कूल में किसी भी टीचर से पूछिए, बहुत कम को ये बात पता होती है कि कोई भी परिभाषा, इसलिए देखो आप किताबों से प्यार करके देखो, किताबें कितनी बढ़िया बात कहती है। इसीलिए कोई किताब आपकी गारंटी नहीं लेती इस बात की कि आपने कैसे निकाला है, क्योंकि पता नहीं आप कैसे निकाल लोगे, कैसे ना कैसे कर कुरा के एक के दो उत्तर लाओगे आप। तो वो कह रहे हम नहीं मानेंगे, हम तो बस रख के देखेंगे, काम कर गया तो आंसर है, नहीं किया तो आप जानो, हम तो सिर्फ रख के देखेंगे। इसलिए आप आज किताब खोलना, पुरानी किताब खोलना, चाहे 5th क्लास की, 6th क्लास की, 7th क्लास की कोई किताब उठा के पढ़ लेना और उसमें देखना क्या परिभाषा लिखी हुई है। उसकी परिभाषा जाके पढ़ना एक बार कि परिभाषा ये कह रही है क्या कि आपने कैसे निकाला है। नहीं, हर परिभाषा में आपको एक ही वर्ड मिलेगा। ऐसे नहीं कहेगा कि इसको सॉल्व करने के बाद जो एक्स का मान आएगा उसको मूल कहते हैं। कोई भी परिभाषा आपको ये नहीं कहेगी कि किसी समीकरण को हल करने के बाद जो x का मान आता है उसको मूल कहते हैं। वो कहेगी x बराबर a मूल कहलाएगा यदि वो समीकरण को संतुष्ट करता है। तो इसमें कहीं भी निकालने का जिक्र नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो मैंने समझा दिया, क्योंकि रायता फैलता है, कई अटकते भी हैं, कई बार फायदा भी होता है, कई बार नुकसान भी होता है। इसीलिए मैंने ये शायद ये बात मैंने बहुत मतलब लगभग हो गया होगा 8-10 साल पहले की बात है, तब मुझे पहली बार ये बात जो पता लगी, मैं बहुत सरप्राइज हुआ, बहुत ज्यादा। मैंने कहा यार इतने सालों से किताबें पढ़ रहे हैं, कभी ये चीज समझी ही नहीं, कभी भी ये नहीं समझी कि यही लगा कि ये निकालने के लिए बोल रहा है, जबकि वो बोल ही नहीं रहा निकालने के लिए। और
अब समझ में आया कि निकालने के लिए क्यों नहीं बोलता वो क्यों नहीं कहता निकालने के लिए, क्योंकि आप निकालने में आप रायता फैला दोगे, फिर आप जाके दावा ठोक दोगे ये भी सही होना चाहिए, गलत कैसे हो गया। देखा अभी जैसे वो एग्जांपल आपको समझाया था, आप ऐसा रायता फैला दोगे, ये रहा आप तो सॉल्व करने में तो कुछ भी निकाल लोगे, कल आप -1 निकाल लोगे, कहोगे नहीं ये लो निकाल दिया ना, ये ट्रिक ही तो है, निकाल दिया आपने और गलत कुछ किया नहीं। आप अगले पे और दावा और ठोकोगे, बता कहाँ गलत किया, गलत किया तो बता कहाँ किया, गलत किया तो बता कहाँ गलत किया, बोल बता कौन सी लाइन गलत है, बता कौन सी लाइन गलत है। वो कहेगा नहीं कोई सी गलत नहीं है, तो बता फिर गलत नहीं है तो फिर गलत x बराबर -1 क्यों नहीं होगा, बताओ x बराबर -1 क्यों नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में फंसा दोगे, इसीलिए परिभाषाओं ने दूर रखा अपने आप को, बोला ना हमें कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जब मैंने सेंटर वाला एग्जाम्पल लिया, आपके जो भी यूनिवर्सिटी फॉर्म भराती है या जो भी कंपटीशन एग्जाम वाले फॉर्म भराते हैं, वो पहले हाथ खड़े कर लेते हैं, भैया हमारी जिम्मेदारी को नहीं थे, पेपर सेंटर पर कहीं आओ कहीं जाओ और क्या पेपर दो और के करो, मारो काम एग्जाम करवाओ मैं करा आदेश, बात खत्म, बाकी सारी जिम्मेदारी थारी, समझ। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हाँ, मैनी इक्वेशन नॉट सॉल्वेबल बट स्टिल हैव ए सॉल्यूशन, कई इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन नहीं होता लेकिन फिर भी उसका हल होता है। ऐसी बहुत सी हैं यार, बहुत बहुत सारी ऐसे। एक और याद आ गई इसी बात पे, एक टाइम की बात है, ये भी है कि किसी ने पूछा था मुझसे जब, तो वो ये था कि सर ये इक्वेशन है x² + x + 1 बराबर 0। ऐसा भी ध्यान से देखना आप, ये थोड़ा सा उसने कैसे ट्रिक करके उसने किया, और मैं दिखाने कोशिश करता हूँ आपको कि ये कैसे उस बंदे ने ये ट्रिक मार के कमाल किया था। अब मैं इसको भूल गया हूँ, और उसने ऐसी जबरदस्त फंसाया, कोई गलत नहीं किया उसने, बंदे ने कोई गलत नहीं किया, लेकिन इतना खिलवाड़ कर गया मामले में कि पूछो मत। देखता हूँ मुझे याद आ जाता भी थोड़ा बहुत। तो x² + x बराबर -1, x का भाग देने पर, सवाल में x का भाग देने पर, x का भाग दे दिया आपने दोनों तरफ, ठीक है, x का भाग दे दिया। आप x का भाग दे सकते हैं क्योंकि आप साफ देख सकते हैं कि x बराबर 0 इसका हल नहीं है, x बराबर 0 इसका हल नहीं है, यानी x का मान 0 नहीं होगा, x बराबर 0 इसका हल नहीं है। और आप देख सकते हैं x बराबर 0 रख के देख लो, x बराबर 0 रख के देख लो, LHS बराबर RHS नहीं है, x बराबर 0 रख के देखोगे तो LHS बराबर RHS नहीं है, यानी x का मान 0 नहीं है। तो जब x का मान 0 नहीं है तो आप x का भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0 का तो भाग नहीं दे सकते ना, अगर कोई नंबर 0 ना हो तो भाग दिया जा सकता है, दे दिया, ठीक है। ऊपर से इस इक्वेशन से x + 1 का मान निकाल लो, x + 1 बराबर आ गया -x², x + 1 बराबर आ गया -x², यहां x + 1 की जगह -x² रख दो, ये रहा, ये आ गया, ठीक है। फिर माइनस से माइनस कट गया, वज्र गुणा कर दिया, x³ आ गया, x³ बराबर 1 आ गया, ठीक है, x³ बराबर 1 आ गया, और x बराबर आ गया 1 की क्यूब, 1 की क्यूब, 3 आंसर आ जाएंगे, 1 बराबर 1 आ गया, 1 ओमेगा आ जाएगा और 1 ओमेगा² आ जाएगा, 3 आंसर आ गए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये जो 1 है आंसर आ गया, और पहले देख लो मैंने कोई गलती की है तो बता दो, कोई गलती नहीं की ना। अब 1 को यहां रख के देखो, 1 संतुष्ट नहीं कर रहा है लेकिन आंसर आ रहा है, 1 संतुष्ट नहीं कर रहा है पर आंसर है, पर आंसर आ रहा है, ये देखो x बराबर 1 जो है वो आंसर आ रहा है। और देख लो अगर कोई गलती की है तो बता दो, कोई गलती की है स्टेप में बता दो, कोई गलती नहीं की, x बराबर 1 आंसर आ रहा है जबकि संतुष्ट तो कर ही नहीं रहा। तो ये है मामला गड़बड़। इसीलिए इसीलिए गणित को इन चीजों से सेफ रखने के लिए हमने एक व्यापीकरण किया कि नहीं भैया,
हम मेथड पे नहीं जाएंगे, हम संतुष्टि पे जाएंगे। जो संतुष्ट करेगा वो आंसर माना जाएगा, और जो नहीं करेगा वो नहीं माना जाएगा। बात खत्म। तुम कैसे करके निकाल के लाओ, तुम जाने, तुम्हारा राम जाने। तुम जाने, तुम्हारा राम जाने। हमारा तो काम है संतुष्ट करवा के देखेंगे। है ना? देख रहा, खेल खेल गया ना, कर गया ना खेल, कर गया ना खेल। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो आप लोग को लगता है ना कि खेल बहुत जबरदस्त है, बहुत उच्च स्तरीय खेल खेले जा सकते हैं, सिंपल है। देख लो, गलती कोई नहीं है, पक्का मैं गारंटी लेता हूँ, एक भी गलती मैंने नहीं की है इसके अंदर, एक भी नहीं की है। लेकिन जैसे अभी मनीष ने कहा कि जब आप सॉल्व करते हैं तो रायता फैला देते हैं, जब आप सॉल्व करते हैं तो कुछ रायता फैला देते हैं, और फिर इसीलिए परिभाषाओं ने रायते से बचने के लिए साफ कह दिया कि भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो संतुष्ट करके देखेंगे, हम तो समीकरण को संतुष्ट करके देखेंगे। तो चलो, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कथा कहानी समझ में आई होगी कि कितना गजब है ये मामला। ऐसे नहीं है कि ये सामान्य है, परिभाषाओं को कितना शानदार तरीके से इन लोगों ने बनाया है। अद्भुत है ये लोग, गणित वाले अद्भुत हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जो मैथमेटिक्स है वो जो पूरी प्रकृति है उसकी भाषा है। तो ये भाषा ही है। तो इसमें क्या गलत किया मैंने, बताओ। एक्स क्यू बराबर 1 है तो देख लो, एक्स क्यू बराबर 1 हुआ, 1 की पावर 1/3 हुआ। तो एक्स प्लस 1 की जगह मैंने ऊपर से मान रख दिया, एक्स प्लस 1 बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया, एक्स क्यू बराबर आपका 1 आ गया, एक्स बराबर 1 की पावर 1/3 आ गया। लेकिन एक बात बताऊं, ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, ये और ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, रख लो, ये और ये कर रहे हैं सेटिस्फाई। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रख के देखो, सेटिस्फाई कर रहे हैं, खाली 1 नहीं कर रहा। तो मैं यही तो बता रहा हूं, कहां से एक आंसर और आ गया बताओ, है ना? आपके 2 घोड़े थे, तीसरा घोड़ा साथ में आ गया, एक तीसरा घोड़ा और आ गया। घोड़े आपके 2 ही थे, ओरिजिनली आपके 2 थे, और साफ दिख रहा है द्विघात समीकरण है, 2 ही जोड़े आएंगे, 2 आएंगे। कहां 2 से 3 हो गए बताओ, कब 2 से 3 हो गए? 2 घोड़े घर से बाहर निकले थे, आए तो 3 हो गए, है ना? साफ दिख रहा है कि द्विघात समीकरण है, 2 ही आंसर आएंगे, कब 2 से 3 हो गए? तो ये है, रायता फैल जाता है जब आप सॉल्व करते हैं तो। इसीलिए परिभाषाओं ने अपने आप को सेफ रखा कि भैया हमें रायते से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सेटिस्फेक्शन से, संतुष्ट करवा दो मान लेंगे। ठीक है, चलो, गुड नाइट। ये मैथ्स तो कोई चीज है ही नहीं। ये देखो, हम जो मैथमेटिशियन होते हैं वो कितने समझदार होते हैं, वो उनका दिमाग का लेवल देखो। उन लोगों ने परिभाषाओं को कितने बढ़िया तरीके से फ्रेम किया है ताकि ये जुगाड़ वहां चल ही ना सके, ताकि ये जो जुगाड़ है ना ये चल ही ना सके। जुगाड़ चलने ही नहीं दिया, चला के दिखा दो, जुगाड़ की जगह ही नहीं छोड़ी उन लोगों ने। ठीक है, चलो, गुड नाइट, मिलते हैं आप लोगों से फिर से।